What is the difference between accounts and finance? Accounts is past, finance is future. ऐसी क्या तीन चीजें हैं जो एक इंजीनियर एंटरप्रेन्योर को सबसे स्टार्टिंग में बिजनेस शुरू करते समय सीखनी चाहिए? कोई भी व्यापारी को एक चीज याद रखनी है, बेसिक्स ऑफ फाइनेंस एंड कंप्लायंस आपको पता होना चाहिए। मैं ना एक बार रीड हेस्टिंग्स की एक प्रेजेंटेशन पढ़ रहा था एचआर के ऊपर कि वी आर नॉट अ फैमिली, वी आर अ प्रो स्पोर्ट्स टीम। क्या बिजनेस ओनर्स को ये इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं? इन लोगों का काम इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, इसलिए उनको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। उनको सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपने गोल्स के हिसाब से, अपने रिस्क टेकिंग के हिसाब से, अपने अवेलेबल फंड्स के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। टॉप 3 मिस्टेक्स जो आपने जनरली बिजनेस ओनर्स के साथ देखा है। फर्स्ट इज दे डोंट बजट। कोई भी बिजनेस को रोज पेमेंट्स नहीं करनी चाहिए। बिजनेस में प्रॉफिट कितना भी हो, अगर कैश फ्लो नहीं आया ना तो बिजनेस मर जाता है। Hey everyone, today on the show we have a guest who's known for his own coachings around finance for entrepreneurs. I've known him for some time through his own videos on social media, Instagram, YouTubes, and he has got amazing knowledge about finance, especially finance for businesses, finance for business owners. I had to ask for him to have himself on the show because I realize his insights is amazing. मैंने इस पूरे उनसे जर्नी में ये समझा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनके इतने सालों के एक्सपीरियंस, उन्होंने बहुत सिंपल वीडियोस में बनाकर लोगों को समझाना शुरू किया। आज के इस वीडियो में विल टॉक अबाउट हिज ओन जर्नी, विल टॉक अबाउट एक स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए फिनेंस कितना जरूरी है, उनको एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये फिनेंस सीखना कितना जरूरी है, आउटसोर्स करना कितना जरूरी है, और किस तरह से वो फिनेंस का डर हटा सकते हैं और वो फिनेंस के ऊपर वो एजुकेशन ले सकते हैं जिनसे वो अपने धंधे को चला सकते हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली आपको ये शो एंड तक देखना पड़ेगा क्योंकि इसका हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक बिजनेस ओनर्स को, एक एंटरप्रेन्योर्स को क्या ऐसे रिपोर्ट्स हैं, क्या ऐसे रेशियोज हैं जो हर महीने देखना चाहिए, क्या ऐसे ट्रिक्स एंड ट्रेड्स हैं जो उन्हें अपने बिजनेस में फॉलो करना चाहिए टू इंश्योर दे आर फाइनेंशियली स्टेबल। सो टुडे ऑन द शो we have Sanjay Katuria ji. We know him by the name Finance by Sanjay. So welcome Sanjay ji, welcome on the show. Thank you so much अंकित जी, it is such a pleasure to be with you. और आप इतनी बातें बता रहे थे बट मेरे को लगता है आपका खुद का नॉलेज जो बिजनेस को लेके है that is amazing, so we'll have a good time sharing these Absolutely sir, मुझे लगता है मैं फिनेंस मैंने बहुत लेट सीखा बिजनेस में, बट आपके वीडियोस देखकर मुझे लगा कि मुझे बहुत जल्दी सीखना चाहिए था। और मुझे ये इतने दिन से मैं वीडियो पे जान रहा था आपके कि मैं आपको शो पे कैसे भी बुलाऊं, क्योंकि मुझे लगता था बहुत कुछ सीखने मिलेगा मुझे भी और मेरे गेस्ट को भी। बट इनको पूरा रुकना पड़ेगा आज शो में ये देखने के लिए क्योंकि ये इतना पावर पैक शो होने वाला है, इसके हर इनसाइट्स इतने इंपॉर्टेंट होने वाले, वो मिस नहीं कर सकते। देखिए जो आज इस पॉडकास्ट के एंड तक रुकेगा उसके लिए 3 बड़ी लर्निंग होंगी। सबसे पहले ये होगी कि फाइनेंस और अकाउंट्स में फ़र्क क्या है। हाँ, ये जानना हर छोटे व्यापारी के लिए बहुत ज़रूरी है। Absolutely. दूसरा है कि क्या 3 से 4 ऐसी मिस्टेक्स एक फाइनेंस में बिजनेसमैन करता है जिसकी वजह से उसका, जैसे हम कहते हैं, सुपड़ा साफ हो जाता है, यानी कि जिसमें वो कंप्लीटली वाइप आउट हो सकता है। और तीसरा, एक बिजनेसमैन को अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स को कैसे मैनेज करना चाहिए, ये भी हम आज के इस शो में बात करेंगे। तो ज़रूर रुकना एंड तक, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनल लाइफ के लिए और आपकी बिजनेस लाइफ के लिए। एब्सोल्युटली। तो स्टार्ट करते हैं। यस। तो संजय, मैं इंजीनियर हूँ, आप इंजीनियर हो। एक बात जो मैं तो मानता हूँ बहुत इंजीनियर्स के साथ में कि इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स फिनेंस नहीं समझ पाते हैं। ये मैंने बहुत कॉमनली एक प्रॉब्लम देखी है जो इंजीनियर्स एंटरप्रेन्योर बनते हैं, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर बनते हैं। ऐसी क्या 3 चीज़ें हैं जो एक इंजीनियर एंटरप्रेन्योर को सबसे स्टार्टिंग में बिजनेस शुरू करते समय सीखनी चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि इंजीनियर्स जनरली फाइनेंस की तरफ नहीं होते, वो क्रिएटिव माइंड होते हैं या फिर प्रॉब्लम सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड होते हैं, तो जिस वजह से वो फाइनेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पर इंजीनियर्स के पास एक क्षमता है जो बहुत कम लोगों के पास होती है, वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, आज मैं एक बहुत बड़ा मिथ बस्टिंग करता हूँ। आप तो बिजनेसमैन हैं, इतने सालों से धंधा कर रहे हैं, पता ही नहीं कितने रिटर्न्स फाइल किए होंगे, TDS भरा, GST भरा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, What is the difference between accounts and finance? आपके हिसाब से अकाउंट्स और फाइनेंस के बीच में गैप क्या है? जब मैं पहला क्वेश्चन पूछा तो बोलते यार दोनों सेम ही है। ठीक है, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि अकाउंट्स और फाइनेंस में क्या गैप है? अकाउंट्स मेरे हिसाब से वो चीज़ें हैं जो हम डे टू डे मेंटेन रखते हैं, हिसाब जो कहते हैं।
फिनेंस एक तरह से उसका एनालिसिस या समराइजेशन कह लीजिए, या उसके डीप डाइव जो उस पे कि जिसमें रेशियोज आते हैं, जिसमें बहुत तरह के डिटेल्स आते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, बट मैं आपसे जानना चाहूंगा। प्रॉब्ली और वेरी क्लोज टू दैट। मैं उसको एक लाइन में डिफाइन करता हूँ, हाँ। अकाउंट्स इज पास्ट, फाइनेंस इज फ्यूचर। अच्छा, वाओ। ठीक है, अकाउंट्स इज पास्ट। आप अकाउंट्स किस चीज का बनाते हो? जो चीज हो चुकी होती है। हाँ, अगर absolutely। आपका दिन खत्म हो गया, आज आपने कहीं पेमेंट्स करी, हाँ। कहीं से पेमेंट्स रिसीव करी, हाँ। आप उसके हिसाब से उसके TDS GST जो भी आपके कंप्लायंसेस है वो फुलफिल करते हो, हाँ। तो आप पास्ट की आइटम्स का जो है जब लेखा जोखा बनाते हो वो बनता है अकाउंट्स। ठीक है। पर जब आप अकाउंट्स को पकड़ के हाँ। उसके आगे उसके डिसीजन मेकिंग में यूज करते हो वो होता है फाइनेंस। इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आपने कुछ बातें बोली, जैसे रेशियो एनालिसिस के बारे में बात करी, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब रेशियो एनालिसिस अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है इंजीनियर्स के साथ, क्योंकि मैं भी खुद रहा हूं, तो इंजीनियर्स को ये लगता है कि फाइनेंस इज अकाउंट्स, मुझे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट समझना पड़ेगा, उसकी आपको जरूरत नहीं है समझने की। अच्छा। बहुत क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं जो आपको बुक्स बना के दे देंगे। आपकी जर्नी वहां से स्टार्ट होगी। इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप फियर हटा दीजिए कि फाइनेंस कोई बहुत बड़ा भूत है। फाइनेंस इज 2 + 2 = 4। हम इंजीनियर्स ने फिल्टर थियरी, वो S वाला होता था, आपको याद होगा, S1 S2 S3, पता नहीं क्या क्या कहते थे उसको, याद नहीं आ रहा। हमने इतने कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स की चीजें करी, स्टोकैस्टिक्स किया है, प्रोबेबिलिटी किया है, ऐसे ऐसे मैथ्स के सब्जेक्ट किए हैं जो लोग अकाउंटेंट सोच भी नहीं सकते। तो हम क्यों डरे भाई उस चीज से? हम क्यों नंबर से डरे? बस एक ही चीज है, आप ये मान लीजिए अकाउंट्स को पीछे का रखिए, वहां से स्टार्ट कीजिए। अब धंधा चलाने के लिए आपके पास नंबर्स का कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। तो आपने पूछी क्या चीज है, तो पहली चीज तो ये हो गई कि अकाउंट्स और फाइनेंस अलग है, एब्सोल्युटली सेम नहीं है। ये एक्चुअली शायद ये बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे लिए भी। मतलब मैं शायद इतने साल के बाद भी इतने सिंप्लीफाइड तरह से नहीं समझ पाया कि अकाउंट्स इज पास्ट एंड फाइनेंस इज फ्यूचर। ये बहुत लाइफ आसान करने वाला है बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए। थैंक यू अंकित, थैंक यू सो मच, एंड आई जस्ट होप कि whoever is watching this podcast gets the best value of their whatever time, मतलब 1-1.5 घंटा जो भी हम करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया कि हमने अकाउंट्स और फाइनेंस का गैप समझ लिया, तो एटलीस्ट अब आज आपको ईज हो जाना चाहिए कि अकाउंट्स इज नॉट अ भूत, के अपना फाइनेंस भूत नहीं है। और आप अगर कोई सक्षम है, देखिए IIM में आज 100 में से 97 बच्चे इंजीनियर होते हैं, तो यानी उनकी मैथमेटिक्स अच्छी है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट जो IIM में घुसने के लिए चाहिए, एक है क्वांट, एक है DI। तो यानी इंजीनियरिंग आर जनरली बेटर इन ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज उनका रोज का ये रहा है। तो बीच में एक बार युद्ध भी हुआ था कि यार ये क्या है कि 90% बैच पूरा इंजीनियर बन जाता है, दूसरे लोग को आ ही नहीं पाते। तो कमिंग बैक, तो पहली चीज यहाँ क्लियर हो गई। सेकेंड चीज जो है वो है कि मैथ्स के लॉजिक्स यहाँ लगेंगे, रेशियोज यहाँ लगेंगे, कॉन्टेक्स्ट लगेगा। आपको कॉन्टेक्चुअली चीजों को देखना है, स्टैंड अलोन बेसिस पे किसी नंबर की कोई वक़्त नहीं है। देयर इज नो स्टैंडिंग ऑफ एनी स्टैंड अलोन नंबर। मेरे को आपको प्रॉपर उदाहरण से समझाता हूं। ठीक है, एक कंपनी है 10 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, एक कंपनी है 1 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, कौन सी कंपनी अच्छी है? अच्छा, मतलब ऐसे तो जनरली मैं शायद कहूंगा 10 करोड़ की 10 जो करोड़ वाली। हाँ। पर यहीं अगर मैं कॉन्टेक्स्ट डाल दूं कि 10 करोड़ की जो कंपनी है वो 100 करोड़ के कैपिटल पे 10 करोड़ बना रही है, और जो 1 करोड़ की कंपनी है वो 50 लाख के कैपिटल पे 1 करोड़ बना रही है। तब तो अब आप बोलोगे नहीं यार ये तो 1 करोड़ वाली कंपनी ज्यादा अच्छी हो गई। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दिया। और आपने क्या किया? एक रेशियो बना दिया दिमाग में कि यार 100 करोड़ डाले थे, 10 करोड़ निकले, यानी 10% रिटर्न कमाया। इसने 50 लाख डाले थे, 1 करोड़ निकले, इसने तो पैसा ट्रिपल कर लिया। बेसिक। और आपने मन में किया रेशियो एनालिसिस। हर व्यापारी रेशियो एनालिसिस करता है, आउट ऑफ उसका जो नेचर है करता है, पर उसको पता नहीं होता। तो पता कर लो। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। लिक्विडिटी हो गया, लेवरेज हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, कैश फ्लो हो गया, टर्नओवर हो गया। 5 तरीके के रेशियो एनालिसिस है। थोड़ी देर 1 घंटा बैठ के कोई भी किताब फाइनेंस की पकड़ के पढ़ लो, सिंपल रेशियोज हैं। तो वो पहले आप रेशियो एनालिसिस पे एक्सट्रीम फोकस रखो, वो आपके बिजनेस को कॉन्टेक्स्ट देता है, कंपैरिजन देता है। इसका दूसरा उदाहरण देता हूं। अंकित जी, मुझे मैथ्स में 40 मार्क्स आए, अब आप क्या बोलोगे? मतलब 40 खराब है, आप शायद फेल हो गए। अगर मैं कहूं मेरे को 40 में से 40 आए तो बोलो यार टॉपर क्लास के। तो वही 40 पहले परसेप्शन में आपके था कि शायद 100 में से 40 आए होंगे, तो ये लड़का फेल हो गया। इंजीनियरिंग में तो 40 के आसपास पासिंग होती थी। एब्सोल्युटली। ठीक है, अब जैसे मैंने उसको 40 से बोला कि नहीं जी टेस्ट पेपर ही 40 का था, तो आपका कॉन्टेक्ट ये तो टॉपर है। तो इसी तरह बिजनेसेस में भी ये रेशियो आ गया। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे ये बात हो गई, अगर मैं कहता हूं मेरे को 50 में से 40 आए, ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि मेरा 80% स्कोर है। अब मैं इस पे एक और कॉन्टेक्स्ट ऐड करता हूं। एक कॉन्टेक्स्ट ऐड करता हूं कि मेरी 30 लोगों की क्लास है और मेरा रैंक 15 है। ठीक है, यानी कि अब 14 लोग मेरे से ऊपर हैं। हाँ। दैट मीन्स आई हैव स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, आई एम नॉट नंबर 1। हाँ,
तो ये एक कॉन्टेक्स्ट आ गया। Absolutely. क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को बैच से कंपेयर कर लिया। तो यही बिजनेसमैन को करना चाहिए, जो वो रेशियो निकाल रहा है अपनी इंडस्ट्री से कंपेयर करो कि भाई मैं Interesting, इन्वेंट्री हाँ। टर्नओवर कर रहा हूँ जी, मेरी इन्वेंट्री मेरे पास 20 दिन रहती है, मैं एक इन्वेंट्री लाता हूँ, रॉ मटेरियल लाता हूँ, उसको कन्वर्ट करके सेल करने में मुझे 20 दिन लग रहे हैं। ठीक है। अभी अच्छा है कि बुरा है मुझे क्या पता, कैसे पता चलेगा? तुम्हारी इंडस्ट्री का टॉपर क्या कर रहा है उसको देखो, तुम्हारी इंडस्ट्री का एवरेज व्यक्ति ये क्या कर रहा है उसको देख लो। पता चला आप 20 दिन में कर रहे हो, वो 12 दिन में कर रहे हो, तो आप अभी बहुत पीछे हो, आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, अब आप ये कहते हो जी कि मैं पिछले क्वार्टर में ये नंबर मेरा 25 दिन था कि मैं 25 दिन में इन्वेंट्री घुमाता था, इस क्वार्टर में 20 दिन हुआ, तो यानी आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आपने अपने प्रोसेस इंप्रूव किए हैं। इंटरेस्टिंग। तो आपने अब क्या किया, अपने आप से कंपेयर कर दिया। इसी तरह मैं कहता हूं मैथ्स में मुझे पिछले सेमेस्टर में 35 मार्क्स आए थे, इस सेमेस्टर में 40 मार्क्स आ गए, तो आप बोलोगे वेरी गुड संजय जी, आपने मेहनत करी है, आप अपने आप से मतलब इंप्रूव। तो यही है, दैट्स इट, दिस इज फाइनेंस। तो मुझे लगता है बहुत लोग शायद अकाउंट्स के डर से वहीं रुक Yes. जाते हैं, वो कभी अकाउंट से बियॉन्ड फिनेंस तक पहुंच ही नहीं पाते। बिल्कुल। तो ये व्यापारी के लिए बहुत सब, और इंजीनियरिंग व्यापारी के लिए मतलब उसको तो सोचना भी नहीं चाहिए यार, उसके लिए तो मतलब गणित तो हमारा धरोहर रहा है, मतलब इंजीनियर का प्राइड है गणित। एब्सोल्युटली। लेकिन बहुत सारे एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स जो मेरे हैं, मैंने देखा है वो पूरा अकाउंट्स और फिनेंस वो छोड़ देते हैं अपने सीएस पे, अपने अकाउंटेंट्स पे, मोस्टली आउटसोर्स करते हैं, और उसके बाद वो उससे ज़्यादा उन्हें कुछ डिटेल नहीं होता। मैंने कई ऐसे केसेस में पूरे बिजनेस को जेपरडाइज होते हुए देखा है। कितना अर्ली स्टेज पे उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो खुद सीखे वर्सेस वो आउटसोर्स करे? देखिए, शिवाजी महाराज हाँ हमारे देश के वन ऑफ द बेस्ट किंग्स रहे हैं। यप। वो इतने बड़े किंग रहे हैं कि लोगों ने उनको भगवान का दर्जा दिया, छत्रपति बोलते हैं। ठीक है, मैं बॉम्बे से हूँ, तो हमारे लिए तो छत्रपति शिवाजी प्राइड है। एब्सोल्युटली। चाहे मैं महाराष्ट्रियन नहीं हूँ, पर मैं प्राइड लेता हूँ कि मैं उनके जगह से बिलोंग करता हूँ, उनकी मिट्टी से बिलोंग करता हूँ। तो छत्रपति शिवाजी का एक बहुत ज़बरदस्त तरीका था, वो ना सुनते अपने मंत्रियों के थे, पर भेष बदल के अपने जनता में जाते थे और रियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते थे। अच्छा। मतलब ही वॉज नॉट अ डिसकनेक्टेड लीडर, ही वॉज अ वेरी कनेक्टेड लीडर, एंड दैट इज वाई ही वॉज व्हाट ही वाज। तब अपने आप में उनका एक अलग रुतबा था। देखिए, जो एक व्यापारी होता है ना, उसने वो लाइफ चुनी होती है, दैट्स हिज डिसीजन टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर, देन ही कैन नॉट थिंक लाइक एन एम्प्लॉई, क्योंकि उसका डेल्टा जो है लाइफ का, वो एम्प्लॉय से बहुत बड़ा होने वाला है। आज एम्प्लॉय 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, कभी कभी ओनर एम्प्लॉय से भी कम तनख्वाह लेता है। आप जानते ही हैं। आप हो सकता है आपके शुरू में जब आपने स्टार्ट किया होगा, तो कोई 1-2 ऐसे बोले यार ये बंदा मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो मैं काम करता हूँ, मेरी 1 लाख की तनख्वाह मैं उसको 50,000 कर देता हूँ, उस 50,000 में से इसको दे देता हूँ। एब्सोल्युटली, बहुत लोग करते हैं। क्योंकि आपको पता है वो तो 1 लाख से 2 लाख पहुंचेगा, पर आप हो सकता है 50,000 से 1 करोड़ पहुंच जाओ, क्योंकि आपका अपसाइड अनलिमिटेड है। तो जो भी व्यापारी ये जर्नी चुन रहा है कि वो एंटरप्रेन्योर बनेगा, उसको ये चीज याद रखनी चाहिए कि वो कोई भी काम आउटसोर्स करे, पर उसका कनेक्शन उस काम से हमेशा रहना चाहिए। और खासकर फाइनेंस, मैंने इतनी कंपनियां, मैं अभी एक कंपनी पे वर्क कर रहा हूँ। अच्छा। बहुत बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ा, मैं नाम नहीं ले सकता, इट विल नॉट बी राइट। ठीक है। बहुत बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सालों का नाम, मतलब 1993 से उसका नाम है। चल रहा था। एक अकाउंटेंट जुड़ता है, और वो अकाउंटेंट ना उनकी कंप्लायंसेस टाइम पे करता है, ओनर बेसुध कहते हैं जैसे अनकॉन्शियस, ट्रस्ट अनकॉन्शियसली ट्रस्ट कर दिया, उसने सब ऊपर नीचे कर दिया, उसके नाम पे उधार ले लिया, उसके नाम पे उधार दे दिया, कुछ ब्याज लगा दिया, कुछ डेबिट कर दिया, ओनर को कुछ पता नहीं है। कंपनी आज बंद होने की कगार पे, एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नाउ व्हाई? बिकॉज ओनर गेव 100% ट्रस्ट। आप टेक्नोलॉजी में ट्रस्ट के प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, एक होता है जीरो ट्रस्ट प्रोटोकॉल, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो काफ़ी हाई साइबर सिक्योरिटी वाले बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे डेटा होता है, तो वहाँ पे ये प्रोटोकॉल यूज होता है। तो हर बार टेस्टिंग होगी आपकी। एक बार मैं एक मूवी देख रहा था, पोखरन। तो पोखरन में ना लास्ट में एक सीन है जहाँ पे बस टेस्टिंग होने वाली होती है, और ये जॉन इब्राहिम पहुँचता है अपने यूनिट पे, जहाँ पे वो रोज जा रहा था, बहुत टाइम से, मतलब करीबन 100-150 दिनों से जा ही रहा था। एब्सोल्युटली। गार्ड्स उसको जानते हैं, पर वो भूल जाता है कि एंट्री का कोड क्या है, उसका कुछ स्टेटमेंट था जो वो नहीं बता पा रहा था, और उसको वहां रोक लिया गया। ठीक है, तो वो है जीरो ट्रस्ट प्रोटोकॉल, क्योंकि जब अंदर इतना मुश्किल काम चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, तो जीरो ट्रस्ट प्रोटोकॉल पे चलेगा। एक ट्रस्ट प्रोटोकॉल होता है विच इज कॉल्ड ट्रस्ट बट वेरीफाई,
कि आप ट्रस्ट कर लेते हो पर वेरिफिकेशन मांगते रहते हो, तो ठीक है, जिसे ऑडिट कहते हैं। हमारा ऑडिट सिस्टम ट्रस्ट बट वेरीफाई प्रोटोकॉल पे चलता है। एक होता है कंप्लीट ट्रस्ट प्रोटोकॉल, कि बिल्कुल मैं तो 100% ट्रस्ट कर रहा हूँ। एक व्यापारी को कभी भी किसी पे भी, इंक्लूडिंग हिज ओन चाइल्ड, हिज ओन फादर, हिज ओन टीम, हिज ओन पार्टनर, कभी भी 100% ट्रस्ट प्रोटोकॉल पे नहीं चलना चाहिए। सिस्टम्स को इवॉल्व करके, सिस्टम्स को डेवलप करके ट्रस्ट बट वेरीफाई वाले प्रोटोकॉल पे चलना चाहिए। इसलिए ऑडिट्स लगते हैं, इसलिए एक्सटर्नल ऑडिट्स होते हैं, आपके इंटरनल ऑडिट्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप एक इंस्टीट्यूशन के पैसे के साथ डील कर रहे हो, उसके कस्टमर्स हैं, उसके सप्लायर्स हैं, आप अकेले निर्भर नहीं हो उस पर। आपने बहुत लोगों की जीवन जो है उसके साथ जोड़ दिए। आज आपके भी हजारों सप्लायर्स होंगे, लाखों कस्टमर्स होंगे। आप अगर कोई मस्ती कर बैठो अकाउंट्स के साथ तो लॉस तो उनका भी होगा ना। एम्प्लॉइज हैं बहुत सारे, Absolutely. सरकार है जो आपके साथ आपसे टैक्स लेती है, तो सबका नुकसान हो जाएगा, क्यूमुलेटिव नुकसान हो जाएगा। इसीलिए कोई भी व्यापारी को जब वो, खासकर फाइनेंस के पैसे का लेन देन है, अंत में तो गेम सारा पैसे को घूम के आएगा, तो कोई भी व्यापारी को एक चीज याद रखनी है। मैं नहीं कहता तुम सीए बन जाओ, पर बेसिक्स ऑफ फाइनेंस एंड कंप्लायंस आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए टीडीएस कौन से दिन जमा होगा, आपको पता होना चाहिए जीएसटी कौन से दिन जमा होगा, आपको हर महीने एक रिव्यू लेना चाहिए कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, साइन ऑफ करना चाहिए कि ये महीना मेरे हिसाब से क्लोज हो चुका है। अब मैं बार बार नहीं पूछूंगा, नहीं तो पता है क्या होता है, 6 महीने बाद, अरे यार उस एंट्री का क्या हुआ सर, वो तो आ गई थी, मैंने आपको बताया था, अरे नहीं यार तूने बताया नहीं था। ये चलता रहता है, ठीक है। ये सब नहीं हो, इसलिए महीने के अंत में अकाउंट्स लो। टारगेट दो टीम को कि 7 तारीख तक मेरे को अकाउंट चाहिए, महीना खत्म हुआ 7 तारीख को मेरे को अकाउंट्स चाहिए, क्योंकि 7 को टीडीएस भी जमा करना है। तो 6 तक अकाउंट्स ले लो, साइन करो, उस टाइम पे 2 घंटे बैठ जाओ, साइन करो और क्लोज करो। बोलो ठीक है अब जी मेरे को जुलाई 2024 का सब कुछ पता है, मैं फिर से नहीं पूछूंगा तो ये कागज मेरे को दिखा देना, तो मैं समझ चुका हूँ अब। तो आप भी क्लियर हो गए, वो भी क्लियर हो गया बंदा, उसके भी हेडेक नहीं है। तो कोई भी व्यापारी आज जब करता है काम, प्लीज, चाहे आप फाइनेंस आउटसोर्स करो, इन हाउस करो, या फिर आपका कोई को फाउंडर हो जो को फाउंडर लेवल पे जो फाइनेंस को डील करे, तो बात समझ जाती है। मतलब अगर आप आउटसोर्स कर रहे हो या कोई एम्प्लॉय रख रहे हो, तो प्लीज आपकी नॉलेज पूरी होनी चाहिए। लेट हिम टेक द एक्शंस बट यू शुड हैव नॉलेज अबाउट इट। तो जो एक चीज कही जाती है मेकर चेकर, यस, यहां पर आपको चेकर हमेशा बने रहना, जब तक आपका एंटरप्राइज ऐसा नहीं हो जाता जहां पे आप मेकर चेकर्स को अफोर्ड कर सको। कभी कभी क्या एंटरप्राइज इतना बड़ा, जैसे एप्पल है, अब हर चीज तो टिम कुक साइन नहीं कर रहा है, तो वहां नीचे मेकर चेकर के पूरे सिस्टम बने हैं। अच्छा, मेकर चेकर के बाद ऑडिट भी सिस्टम बना है, मेकर चेकर ऑडिट। तो इतना टाइट सिस्टम होता है कि कोई गलती नहीं, अच्छा गलती दिख गई, पकड़ी गई, तो इतनी हार्श पनिशमेंट होती है कि सामने वाले की रूह कांप जाती है कि यार ये गलती नहीं करनी अपने को। देखो आप एक एंटरप्राइज चला रहे हो, आपको ये सब करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपका अगर दिल साफ है, अच्छे आदमी हो, माफ कर सकते हो, फिर भी आपको ये सब करना पड़ेगा। नहीं तो आपने बहुत लोगों को का ठेका ले लिया ना एक तरीके से, जिसे कहते हैं, एम्प्लॉइज हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, तो यू हैव टू मेंटेन ऑल दीज डेकोरम्स। अब मैं संजय जी एक स्टेप पीछे चलता हूं, मैं आपकी कहानी पे आता हूं। आपने इंजीनियरिंग करी, आप वहां से फाइनेंस में कैसे आ गए? देखिए मैं आई थिंक आई एम एन एक्सीडेंटल इंजीनियर। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ टीचिंग। अच्छा, बचपन से, मतलब आई फर्स्ट बिकेम टीचर व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड। तो मुझे टीचिंग का बहुत शौक था। अब क्या था, देखिए 2002 का टाइम जो था, 2000 मैंने 10th ईयर 2000 में पार की थी। अच्छा, तो 2002 में जैसे बॉम्बे में था तो 12वीं पार करी, तो वहाँ ना उसके बाद विकल्प सिर्फ बड़े 2 थे। अच्छा, कि आप या तो डॉक्टर बन सकते हो या इंजीनियर बन सकते हो, उसके साथ विकल्प ही नहीं थे। मतलब आज तो दुनिया बहुत अलग हो गई है। वो हमारा टाइम एक पूरा था जहाँ शायद 2 ही ऑप्शन पेरेंट्स देते थे। आप तो मुझसे 3 साल जूनियर है, बट तब भी शायद तब तक भी यही था। आपने एंटर किया होगा 2005 में इंजीनियरिंग में, तो मैं तब 3rd ईयर इंजीनियरिंग में होऊंगा। तो तब है ना विकल्प ही 2 थे। अच्छा, मुझे बायोलॉजी में जाना नहीं था, मैंने 12वीं में ही बायोलॉजी कट करके कंप्यूटर साइंस ले लिया था कि मेरे को डॉक्टर खून से मेरे को एलर्जी थी, तो मेरे को डॉक्टर बनना है। तो दूसरा विकल्प क्या बचा, इंजीनियरिंग बचा। अच्छा, गलती से मार्क्स भी अच्छे आ गए, 12th में मेरे पीसीएम में 98% मार्क्स आ गए, तो आई गॉट इनटू द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बॉम्बे, विजय सांघवी कॉलेज था। अच्छा, तब सबसे ज्यादा हो हल्ला था EXTC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। मैंने EXTC फील्ड उठा लिया। जब मैं पहले सेमेस्टर में गया, पहले दूसरे सेमेस्टर में, मैं समझ गया यार अपन जो है वो, मतलब दिस इज नॉट माई लव। बट उसमें एक ही चीज थी जो मुझे बहुत पसंद आती थी, तो मैथ्स, नंबर्स। हाँ, नंबर्स। मैं नंबर्स का कायल था, मेरे को बहुत पसंद थे नंबर्स, एंड आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ माय फादर। ही इज आल्सो वेरी गुड विद मैथ्स। ही इनकलकेटेड दैट कि भाई मैथ्स करना चाहिए। पहले डंडा मार के करते थे, फिर प्यार हो गया। तो ये सब हुआ, तो आई थिंक तभी मैंने डिसाइड कर लिया था। पापा स्टॉक मार्केट में बहुत एविड थे,
अच्छा। बहुत ट्रेड करते थे, मतलब पूरा अच्छा। टाइम मैं सुनता रहता था उनको, और कुछ पर्ची भर रहे होते थे, कुछ क्लरिकल काम कर रहे होते थे, तो वो मुझसे भी करवा लेते थे। तो तब से ना एक शौक था यार, ये क्या है, क्या दुनिया है, क्या है। तो तब काफ़ी कुछ सीखा उसमें से। तो फिर फाइनली डिसाइड किया कि मैं MBA फाइनेंस ही करूँगा, अच्छा। और जो कॉलेज में मिला उसमें करूँगा। तो मैंने सिर्फ कैट अपीयर किया और CET अपीयर किया। अच्छा। तो कैट में मुझे आया 92-93 परसेंटाइल, अच्छा। पर वर्बल खराब गया, क्वांट और DI बहुत अच्छा गया। आई एम श्योर। तो बट वर्बल खराब होने के कारण कोई कॉल्स नहीं आई, तो फिर मैंने महाराष्ट्र वाला CET किया, तो उसमें मेरे को फिर वेलिंगर्स में एडमिशन मिल गया, व्हिच वाज द सेकंड बेस्ट कॉलेज आफ्टर जमनालाल बजाज। अच्छा। तो आई मिस जमनालाल बजाज बाय व्हाट 2-3 रैंक्स। तो ठीक है, पार्ट ऑफ डेस्टिनी। तो उसके बाद मैंने MBA पूरी करी, और फिर उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया रहेजा यूनिवर्सल में। सो आई वाज इन रियल एस्टेट फॉर 11 years, देन आई वाज इन कंसल्टिंग फॉर 3-4 years, एंड देन आई स्टार्टेड ऑन माय ओन। तो अब फिनेंस को लेकर मतलब आप काफ़ी बिजनेसेस को एजुकेट करते हो, आप खुद के शोज करते हो, कंटेंट क्रिएट करते हो, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी फिनेंस पे क्या है, क्या गैप है जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे हो इस समय? देखिए, फाइनेंस में बहुत ही बड़ा गैप है, दो तरफ है, एक बिजनेस में भी, एक पर्सनल में भी है। ठीक है। पहले मैं बिजनेस की बात कर लेता हूँ, क्योंकि वो हमारा मेन कोर है आज का। देखिए, बिजनेस में क्या प्रॉब्लम हो गई है कि बिजनेसमैन इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर रहा कि वो जब बिजनेस करता है ना, तो वो बहुत लोगों का कैपिटल यूज कर रहा है। वो बैंकों का कैपिटल यूज कर रहा है, फ्रेंड्स एंड फैमिली का कैपिटल यूज कर रहा है, पर्सनल कैपिटल यूज कर रहा है, और वो फाइनेंशियल एजुकेशन को एट द बॉटम ऑफ एवरीथिंग रखता है। उसके लिए सेल्स सब कुछ बन जाता है। एब्सोल्युटली। ठीक है, कि मैं सेल्स हो जाए, सेल्स हो जाए, सेल्स हो जाए। ठीक है, आई अप्रिशिएट सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर बेसिक फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, गले में से पैसा निकाल लेते हैं घर के लिए। ये नहीं सोचते कि ये पैसा मेरे को अगला कौन से सप्लायर को देना है, मेरी अगली लायबिलिटी कब आ रही है। मैं आज किसी भी व्यापारी से पूछता हूँ, तो मुझे ये बता दो अगले 3 महीने के तुम्हारे क्या खर्चे हैं। किसी को नहीं पता, किसी के पास लिखा हुआ नहीं है कि तनख्वाह इतनी देनी है, ये इतना, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट इतना है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट इतना है, मेरे पास ये इंटरेस्ट आने वाला है, मेरे को ये रीपेमेंट करनी है अगले क्वार्टर में। किसी के पास अगले 3 महीने का हेडवे नहीं है। आप गाड़ी चलाते हो अंकित जी रात को, तो क्या हेडलाइट बंद करके चलाते हो? नहीं, चला के चलाते हो। ठीक है, हो सकता है आप थोड़ा शाम का टाइम होता है तो थोड़ी कम हेडलाइट चलाते हो, रात का टाइम होता है डेंस हेडलाइट चलाते हो। तो आप अगर बिना हेडलाइट के, बिना टॉर्च के अंधेरे में जा रहे हो, तो आपका गिरना मरना तय है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अभी तक बेसिक चीजें हमारे व्यापारी लोग अवॉइड कर रहे हैं, डर के मारे कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, लेथार्जी से कर रहे हैं, वो मुझे नहीं पता। पर कोई एक रीजन है जिस वजह से वो ये नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा, मैं, आप तो बहुत मतलब डिटेल्ड एनालिसिस करते हो, एक माइक्रो लेवल पे करते हो, मैं तो बहुत बेसिक छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, बजटिंग की बात बता रहा हूँ। नहीं, शायद इनमें से बहुत चीज़ें हमने भी ठोकर खा के सीखी, मतलब अच्छा हुआ ठोकर खा के सीख गए थे, नहीं तो गिरते भी। और मैं मानता हूं कि बहुत लोग एक्चुअली वो मिस्टेक्स में शायद गिर ही जाते हैं, वहां पर खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। तो इससे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मतलब वो टॉप 3 मिस्टेक्स जो आपने जनरली बिजनेस ओनर्स के साथ देखा है वो फाइनेंस को लेकर करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट इज दे डोंट बजट। उनकी कोई बजटिंग नहीं होती। उनको नहीं पता उनका फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, उनका वेरिएबल कॉस्ट क्या है, उनकी क्या लायबिलिटीज हैं, अगले महीने कौन सी आ रही है, अगले हफ्ते कौन सी आ रही है। अचानक से उनका अकाउंटेंट 19 तारीख को, सर जीएसटी भरना है, सर जीएसटी भरना है, अकाउंट में पैसे नहीं है, 12 लाख की जीएसटी भरनी है। ये मेरे साथ हो रहा है। जो मैं बिजनेसेस को हम लोग कंसल्ट करते हैं, वो ऐसी ही स्थिति में आते हैं। टीडीएस वो 6 तारीख को तैयार कर लिया पर्चा, पैसे नहीं अकाउंट में टीडीएस भरने को। क्यों नहीं है? अरे हमें पता ही नहीं था टीडीएस देना है 7 तारीख को, याद ही नहीं रहा। ये एक बीमारी है, याद नहीं रहा, भूल गया। बहुत बड़ी बीमारी है हमारे बिजनेसेस की। तो कैसे? क्योंकि आपने बजट नहीं किया भाई। वीकली बजट क्यों नहीं किया आपने? उसी के साथ साथ की एक चीज है कि कोई भी बिजनेस को रोज पेमेंट्स नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कभी नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं भाई मैक्सिमम हफ्ते में 2 बार, आइडियली 1 बार, नहीं तो हफ्ते में 2 बार, बस। उससे ज्यादा आप पेमेंट्स नहीं कर सकते, नहीं तो आप तो पूरा टाइम पेमेंट्स पे फंसे रहोगे। एब्सोल्युटली। हमने भी वो फेज देखा था। आप आई डोंट नो आप इसको अब कैसे प्रोसेस अब तो हफ्ते में 1 बार के प्रोसेस पे आ गए। देखिए, अब आप सोचिए आप पे से कितना क्लटर हट गया। अब हफ्ते में आप 3-4 घंटे बैठते होगे, 1 बार बैठते होगे, पूरा देख लेते होगे, ओके कर देते होगे, साइन कर देते होगे, यू नो वेयर योर मनी इज, यू नो वेयर इट इज गोइंग, यू आर वेरी क्लियर। ठीक है, तो क्लैरिटी है ना। एक बार को आपको फिर अब आप कंसंट्रेट कर सकते हो अपने सेल्स पे, अपने ग्रोथ पे, अपने न्यू प्रोडक्ट्स पे, जो भी आपके आगे के विजन है। क्यों? क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा बोझ अपना कम कर दिया। यहां व्यापारी रोज सुबह बैठता है, पहले ये चेक करता है, अगले 4 घंटे बैठ के चेक करता है मैं आज किसको पेमेंट दूंगा, किसको नहीं दूंगा। अरे यार, तुम्हारा प्रोडक्टिव काम ये थोड़ी है कि तुम पेमेंट्स पे ऊपर फोकस करो।
ट्रू. तो ये बजटिंग, पेमेंट मैकेनिज्म्स, अच्छा मल्टीपल अकाउंट्स नहीं बनाते, जहां पैसा आ रहा है वहीं से पैसा जा रहा है, ये बहुत गलत बात है. आप कभी भी बिजनेस पे कंट्रोल ही नहीं रख पाओगे. एब्सोल्युटली. आपके कोई नियम ही नहीं है कि भाई किस तरह से, हम जैसे जिस बिजनेस में जाते हैं हम तो 5 अकाउंट्स खुलवाते हैं उनके. एक टीडीएस अकाउंट अलग खुलता है, जीएसटी. ओनर बोलता है सर ये क्यों करा रहे हो, मतलब तेरे को 3 महीने बाद रियलाइज होगा क्यों करा रहे हो. जब तू देखेगा ना सब कुछ सीमलेसली चल रहा है. जीएसटी के टाइम पे पेमेंट पड़ी हुई है बैंक अकाउंट में, टीडीएस के टाइम पे पेमेंट पड़ी हुई है बैंक अकाउंट में, तब तू समझेगा इसका क्यों हम इतना मगजमारी करा रहे हैं. तो सॉरी, ये सारी मिस्टेक्स हमने की है. ये सारी मिस्टेक्स हमने देखो की मुझे पता नहीं था, मैं तो आपको मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूं. सेकंड चीज, एंड आई थिंक इट वोंट अप्लाई टू यू, इस बार आप बच जाओगे. वो है कि जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग बेसिस बिजनेस हैं, उनकी इन्वेंट्री परचेज का जो इक्वेशन है वो 1/n है. अब इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब समझाइए. कि भाई मेरी दुकान में 20 चीजें हैं, हाँ. ठीक है, 20 प्रोडक्ट्स हैं और उसके 100 यूनिट है, तो हर प्रोडक्ट के 5 यूनिट होंगे. 1/n जिसे कहते हैं, ठीक है. 1/20 तो 5 यूनिट, absolutely. ठीक है. 100/20 5 यूनिट होंगे. कौन सा ज्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है, कौन सा सर्दियों में ज्यादा बिकता है, कौन सा गर्मियों में ज्यादा बिकता है, कौन सा कलर की चीज ज्यादा बिकती है, किसी को परवाह नहीं. व्यापारी का प्रॉब्लम क्या है कि जो बिकता है वो है नहीं, जो है वो बिकता नहीं. हाँ. अब कोई कस्टमर आया, भाई कस्टमर ने आके चेक किया कि भाई मैं आपकी ऐड देख के आया ये सामान लेने, और एक व्यापारी उसको मना कर रहा है उसके लिए कि मेरे पास है नहीं. तो आपने मार्केटिंग करी, उसके बाद कस्टमर आप तक आया, आप पे फेथ करके आया, आपने उसका फेथ तोड़ दिया एब्सोल्युटली. माल ना देके उसको, और उसके बाद अब वो करेगा क्या, वो तो कहीं और जाएगा. एब्सोल्युटली. तो मार्केटिंग की आपने, कस्टमर तैयार किया आपने, मजे ले गया कोई और आपने गाली भी खाई उस बात के लिए. और वो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा. और वो कस्टमर क्यों आपके पास दोबारा आएगा? व्हाई डू यू एक्सपेक्ट ही विल कम बैक टू यू? हाँ. और फिर आप रोते हो मेरी सेल नहीं हो रही, मेरी सेल नहीं हो रही, मेरी सेल नहीं हो रही, कुछ बताओ, कुछ नया प्रोडक्ट लाओ. अरे काहे का नया प्रोडक्ट लाओ, जो बिक रहा है उसको ज्यादा रखो. एब्सोल्युटली. दूसरी चीज ये है कि देखो, मेरे को बचपन में याद है कि हम किसी किराना दुकान में जाते थे, समझो 3-4 किराना दुकान है यहाँ पे. आपने, मेरे को याद है कि नीता स्टोर होता था, एक रोमन स्टोर होता था जुहू में, मैं बॉम्बे में रहता था. हाँ. तो हम नीता स्टोर वाले थे, वो अलग अलग होता है. मैं रोमन स्टोर वाला हूँ, मैं नीता स्टोर, हो जाती है रॉयल्टीज बिल्ड हो जाती है. तो मैं नीता स्टोर वाला था. तो भाई नीता स्टोर के यहाँ गए, वो बंदा जानता है, प्यार से बात करता है, देन यू बिकम हैबिचुअल टू, यू नो, दैट वाज द वे रिलेशनशिप्स वर मैनेज्ड इन 90s. तो नीता स्टोर वाले को बोला भी मेरे को समझो ये एक मैगी चाहिए, नहीं है उसके पास. मना नहीं करेगा, साहब बैठो बैठो, वो अंदर से लेके आएगा. वो क्या करेगा, नीता स्टोर वाला रोमन स्टोर पे जाएगा, बोले यार एक मैगी दे, ठीक है, चाहे वो एमआरपी पे लेके आएगा उससे, और मेरे को एमआरपी पे देके 1 रुपया भी नहीं कमाएगा, पर वो मेरे को रोमन स्टोर नहीं जाने देगा. एब्सोल्युटली. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यानी कि आपके पास हमेशा, अगर आपके पास माल नहीं है तो आपके पास उसका बैकअप कहीं से होना चाहिए, चाहे आप ट्रेड उसमें 0 रुपीज का प्रॉफिट कमाओ. पर ये आदमी जो आपके पास आया ना, वो जाना नहीं चाहिए. 5 मिनट बैठा दो, चाय पिला दो, गप्पे मार लो, बोलो आ रहा है सामान आ रहा है, वो शायद अंदर मतलब ऊपर रखा हुआ है, थोड़ा ढूंढना पड़ रहा है, कुछ भी कह दो, और 5 मिनट में पीछे का बैकअप तैयार कर लो. तो आई थिंक ये सेकंड मिस्टेक है, जो है वो बिकता नहीं, जो बिकता है वो है नहीं. तीसरी चीज है, हमारे सारे व्यापारी एनबीएफसी बने हुए हैं. अच्छा. अब आप पूछोगे कैसे? हाँ, ये एक्सप्लेन. ये है कि भाई माल दे देते हो कस्टमर को, पैसा लेना भूल जाते हो. ना बिलिंग टाइम पे कर रहे हो, ना पेमेंट फॉलोअप टाइम पे कर रहे हो, कोई प्रोसेस नहीं बनाया उसके बाद. फिर अच्छा क्या है कि कस्टमर से पैसा आना बाकी है, पैसा लिया नहीं, माल दे दिया, सप्लायर को पैसा देना है, तो अब आप क्या करोगे, बैंक का उधार लोगे. तो आपने बैंक का उधार भी ले लिया, माल भी आपके जेब से चला गया, सप्लायर को भी पैसा दे दिया, और आपने अभी तक पैसा लिया नहीं कस्टमर से. क्यों भाई, खैराती आई है, एनबीएफसी खोल के रखी है. आपका काम है भाई जो स्टिपुलेटेड टाइमलाइन है. अगर किसी अंकित जी ने बोला संजय जी को कि मैं 15 दिन में पैसा दूंगा, तो मेरे को अंकित जी से 15 दिन में पैसा निकालना है. सिंपल सी बात है. अब अंकित जी को अगर आप खुला छोड़ दोगे, फोन नहीं करोगे, बिल नहीं भेजोगे, तो अंकित जी बोलेंगे ना यार मेरे को तो फोन ही नहीं आया. और यही अंकित जी को दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, जिसे हम डनिंग प्रोसेस कहते हैं कलेक्शंस में, ठीक है, चलो नाम भूल जाओ, ये बड़े नाम छोड़ दो, अरे भाई एक प्रोसेस बना दो, हर तीसरे चौथे दिन फोन करने का. बाबूजी 10 दिन बचे हैं, बाबूजी 5 दिन बचे हैं. सिंपल चीज है. आप ही का पैसा है, आपने प्रोडक्ट भी दे दिया, पैसा भी नहीं लिया, उधार भी ले लिया. ये क्या तरीका है बिजनेस करने का यार? तो मैं व्यापारी को ये कहता हूं कि आपके साथ जो व्यवहार होगा वो आप तय करते हो. अंकित, जैसे कई बिजनेसेस होते हैं जिसमें ना
जैसे ही बिल जाता है ना तो ओनर की बैंड बज जाती है कि यार इनको टाइम पे पैसा दे देते, नहीं तो साला पीट देंगे, मतलब फिजिकली नहीं, मतलब ऐसा प्रोसेस में पीटेंगे, चिट्ठियां आएंगी, ये आएगा, नोटिस आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो डर लगता है उसको सिस्टम से कि यार ये सिस्टम है ना रूथलेस है, इसमें सेठ को फोन करो, सेठ बोलता है मेरा तो कंट्रोल ही नहीं है, सिस्टम चल रहा है। एब्सोल्युटली। तो ये एग्जैक्टली जर्नी हम जी चुके हैं। अच्छा। बहुत अर्ली डेज की हमारी कहानी है। तब हमने नया नया अपना सॉफ्टवेयर बनाया था और हम बिजनेसेस को ऑफर कर रहे थे, और हमने देखा हर बिजनेस अपने तरफ से पेमेंट साइकिल हमसे डिमांड कर रहा था। मैं इंजीनियर, मुझे ये समझ में नहीं आता ग्रेड पीरियड। मैं बड़ा परेशान, तो मुझे एक ही चीज समझ में आई, सिस्टम बना देते हैं। बहुत बढ़िया। हमने क्रेडिट लिमिट का सोल्यूशन है क्रेडिट लिमिट का सिस्टम बनाया, और हमने अपनी टीम को कहा कि जब भी कस्टमर कंप्लेन करे मेरा अकाउंट बंद हो गया, आप कहो सिस्टम ने बंद किया। बस सिस्टम नहीं किया, आप सिस्टम को ब्लेम करो। एक ऐसा भूत है जिसको कोई जानता जिसको कोई जानता नहीं। वो एक बार लड़ेगा, दो बार लड़ेगा, आप लड़ाई में उसके साइड खड़े रहो। हाँ। आप उससे ऑपोजिट मत हो, आप उसके साइड खड़े रहो, आप तो सिस्टम को बोलो, लेकिन वो तीसरी बार पेमेंट कर देगा। सही कह रहे हैं। ये हमारी जर्नी का वन ऑफ द अर्लीस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट बना, क्योंकि उससे हमारा कैश फ्लो बहुत मैनेज हो गया। बिल्कुल सही। मैं ऐसे कई बिजनेसेस को जानता हूं, मेरे क्लोज फ्रेंड्स में भी हैं, जहां मैंने देखा कि उनका ऑलमोस्ट 2 महीने का रेवेन्यू वो शायद उनको भी अपने कस्टमर से लेना है। अब आप इसका मैथ समझो। हाँ। आपने ये बोला 2 महीने का, हाँ। 12 महीने से 2 महीने मतलब 1/6 हो गया। हाँ। 16.67%। हाँ। 20% का तो मार्जिन होता है। एब्सोल्युटली। तो ऑलमोस्ट जितना आपका मार्जिन था उतना तो आप उधारी में लेके बैठे, तो आप अब आप कैसे रो सकते हो कि मेरे पास तो कैश फ्लो ही नहीं है। अंकित जी, किसी की बॉडी कितनी भी अच्छी हो, सांस आनी बंद हो जाए ना, आदमी मर जाता है। एब्सोल्युटली। बिजनेस में प्रॉफिट कितना भी हो, अगर कैश फ्लो नहीं आया ना तो बिजनेस मर जाता है। तो कैश फ्लो इज दी सनातन धर्म, कहते हैं ना सनातन सत्य, है ना। तो सनातन सत्य अगर कोई बिजनेस का है, हम कहते हैं रेवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, पर कैश फ्लो इज रियलिटी। आपका रेवेन्यू अहंकार है, मेरा 100 करोड़ का बिजनेस है, काय का 100 करोड़ का बिजनेस है, जब कैश फ्लो ही नहीं है तुम्हारे पास। तो कैश फ्लो इज रियलिटी। और इस कैश फ्लो के लिए ये जो 3 चीजें मैंने बोली, ये तीनों कैश फ्लो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। बजटिंग ना होना, उसके बाद आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सही ना होना, और कस्टमर से पैसा टाइमली बेसिस पे कलेक्शन ना करना। ये 3 प्रॉब्लम्स अगर कोई बिजनेस सॉल्व कर ले। मैं एक बार मिला मिस्टर संजय गुप्ता से। अच्छा। He is the owner of APL Apollo Tubes, which is a 70,000 crore listed company. When I met him, it was a 3,000 crore company in 2019. Rapid growth. Wow. पर उस आदमी का व्यवहार से आपको पता चलता है कि ये आदमी बड़ा बनने वाला है। जब भी महीना खत्म हो, उनका ना बहुत छोटा मार्जिन का बिजनेस है। स्टील में कमोडिटी बिजनेस, आपको पता है छोटे बिजनेस मार्जिन होता है। मेरे हिसाब से 4-1% का पैट है उनका। तो जब भी उनका महीना खत्म होता है, महीना खत्म होते ही सबसे पहले वो अपने वर्किंग कैपिटल को चेक करते हैं कि मेरा करंट रेशियो कितना है, मेरा क्विक रेशियो कितना है, मेरी इन्वेंट्री कैसे टर्न अराउंड हो रही है, मेरा कहाँ कहाँ पैसा फंसा हुआ है। ओनर खुद बैठता है, बॉस आपको स्वर्ग जाना है ना तो खुद मरना पड़ेगा। आप ये नहीं कहेंगे ये मरे तो मैं स्वर्ग जाऊंगा ना, आपको स्वर्ग जाना है खुद मरो। तो अगर ओनर ऑफ अ 50-60,000 करोड़ कंपनी कैन सिट and review his financials every damn month. And अच्छा, क्या मैसेज जाता है आप समझिए। अगर एक ओनर बैठता है ना तो टीम को मैसेज जाता है ये रेशियो गलत नहीं हो सकता। Absolutely. क्योंकि ओनर इज सीरियस अबाउट दिस मैसेज। कलेक्शन भी गड़बड़ नहीं हो सकता। हाँ, भाई मेरे को उनके रेशियोज हैं, वो कहते हैं मेरा इस रेशियो से नीचे मैं सुताई कर देता हूँ। अब उनको टीम को क्लियर है। देखो मैं एक और चीज कहता हूँ, एक अच्छा व्यापारी वो होता है जो टीम को क्लैरिटी देता है कि मैं क्या बर्दाश्त करूंगा और मैं क्या बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर ये एक व्यापारी क्लियरली अपनी टीम को बता दे कि बॉस मैं 1.5 से नीचे करंट रेशियो नहीं बर्दाश्त करूंगा, तुम्हें उल्टे खड़े होना है, तुम्हें दंडवत करना है, तुम्हें रोना है, पीटना है, जो करना है करो, महीने के अंत में 1.49 नहीं हो सकता ये नंबर। गॉट इट। 1.5 बोले तो 1.5 या उससे ज्यादा। तो अब टीम को क्या क्लियर मैसेज है, यू डोंट गेट व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द टीम, यू ओनली गेट व्हाट यू इंस्पेक्ट फ्रॉम द टीम। आप जो इंस्पेक्ट करोगे वो आपको मिल जाएगा। आप बोलो नहीं यार मेरी टीम तो अच्छी है, वो मेरे को करंट रेशियो ला के दे देगी, कुछ नहीं होगा। स्पष्ट 1.5 बोले तो 1.5, और जिस दिन नहीं आया उस दिन पेनल्टी भी लगेगी। इंटरेस्टिंग। आपका इंसेंटिव कट सकता है, कुछ और पेनल्टी लग सकती है, 2-3 बार कंटिन्यूस नहीं आया तो आपकी जॉब जा सकती है। ये फियर होगा तो आपका काम राइटली होगा। देखिए कोई हमारी किसी से पर्सनल रंजिश नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि एक व्यापारी बहुत लोगों को साथ में लेके चल रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि महीना पैसा आए ना आए उसको तनख्वाह देनी है, ब्याज देना है, रीपेमेंट करना है, सरकार को जीएसटी देना है, टीडीएस देना है, वो उसकी प्रॉब्लम है ना यार। एब्सोल्युटली। तो ही हैज टू बी स्ट्रांग, ही हैज टू टेक दैट स्टेप्स। मोर देन स्ट्रांग ना, मुझे ये आपकी बातों से इतने अच्छे लग रहे हैं, ये मतलब बातें ये इतना क्लियर लग रहा है, मुझे लगता है ये ना
एक कंपनी का कल्चर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। Yes. ये शायद स्ट्रॉन्ग से ये नहीं होने वाला कि हम रियली उनके उनको पेनल्टीज लगाएंगे। वो हाँ। शायद पहले 1 महीने के बियॉन्ड नहीं होगा जी। 1 महीने के बाद ना वो कल्चर सेट हो जाएगा, पूरी टीम में डिलीजेंस हो जाएगा इस चीज का कि मुझे कलेक्शन या मुझे ये रेशियोज मेंटेन करना है, जैसे भी करूं, कलेक्शन करूं मैं, हाँ, मतलब कुछ भी करूं उस time। मुझे ये रेशियोज मेंटेन रखना है। और ये कल्चर लॉन्ग टर्म हमेशा आपकी कंपनी को एक अच्छे फाइनेंशियल हेल्थ पे रखेगा। बिल्कुल। मैं ना एक बार रीड हेस्टिंग्स की एक प्रेजेंटेशन पढ़ रहा था एचआर के ऊपर। अच्छा। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग थी वो प्रेजेंटेशन। ठीक है। एंड मैंने अपनी पूरी कंपनी में सर्कुलेट कराई। वी स्टार्टेड ट्राइंग टू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। आई थिंक 2 थिंग्स व्हिच रियली स्टक टू मी विद दैट वाज, फर्स्ट थिंग उसने कहा कि वी आर नॉट अ फैमिली, वी आर अ प्रो स्पोर्ट्स टीम। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्यार मोहब्बत के लिए नहीं आए, हमें गोल अचीव करने हैं, गेम खेलने हैं जिसमें हमें जीतना है। अब 11 लोग अगर भारत के क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं तो वो परिवार नहीं कह सकते। हाँ। उस टाइम पे जीतना है तो रोहित किसी को गाली भी देगा, गुस्सा भी करेगा, प्यार भी करेगा, तो नोबडी हैज टू टेक इट पर्सनली बिकॉज द गोल इज टू विन। इंडिया में प्रॉब्लम क्या, लोग पर्सनली ले जाते हैं चीज़ों को। दैट वाज माय फर्स्ट लर्निंग फ्रॉम रीड हेस्टिंग्स प्रेजेंटेशन। सेकंड लर्निंग मेरी ये रही कि कल्चर इज व्हाट यू रिवॉर्ड एंड व्हाट यू डोंट। तो मतलब आप जो रिवॉर्ड और रेप्रिमांड करते हो, रेप्रिमांड मतलब जिस पे पनिशमेंट देते हो, रिवॉर्ड मतलब जिस पे आप वाहवाही करते हो, वो कल्चर बन जाता है। तो आपने बोला कि भाई मैं 1.5 से नीचे अगर नहीं एक्सेप्ट कर रहा और उस पर मैं पेनल्टी डालूंगा तो वो कल्चर बन जाएगा। हाँ। और इसी तरफ काउंटर साइड अगर वो 1.5 से ऊपर करता है तो उसकी वाहवाही भी होनी चाहिए। सिर्फ फियर से काम नहीं चलता। एब्सोल्युटली। कि सिर्फ डरा के रखो, वो carrot and stick वाला स्टिक रखना है आपको। तो ये कल्चर बन जाता है कि भाई जो आप रिवॉर्ड करोगे और जो आप रेप्रिमांड करोगे। अच्छा, काफी कंपनीज में क्या होता है, जैसे मेरे को याद है एक बार एथिकल डायलेमा पे हमारा डिस्कशन चल रहा था, मैं बात कर रहा था किसी से, तो भाई आपका टॉप सेल्स वाला है, अब उसने फॉर एग्जाम्पल कुछ उसके अगेंस्ट पॉश लग गया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का, कोई लड़की ने आके केस कर दिया। नाउ व्हाट वुड यू डू? दीज आर एथिकल डायलेमास व्हिच एन ओनर हैज टू फेस। तो ऐसी कई सिचुएशंस आपको लाइफ में आने वाली हैं एज एन ओनर, जो आपको टेस्ट करेंगी। ठीक है, तो उस टाइम पे आप जो डिसीजन लोगे ये याद रखना वो नॉर्म बन जाएगा। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो वो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो व्यापारी है ना, तो एक व्यापार जो है वो शिवजी की बारात है। तो जब शिवजी की बारात निकली थी पार्वती माता से शादी करने, जब शिवजी, तो शिवजी की बारात में देव भी थे, दानव भी थे। अच्छा। दोनों थे, भूत प्रेत भी थे और ये देव भी थे। अच्छा। और दोनों साथ चल रहे थे। ओके। ठीक है, दोनों मस्त मगन होके नाच रहे हैं उनकी बारात में, क्योंकि शिवजी का दोनों पे कंट्रोल था। तो आप जब एक एंटरप्रेन्योर बनोगे तो आपको देव भी मिलेंगे, दानव भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, आपको सबको साथ लेके चलना है। ये क्षमता आप में होनी चाहिए कि भोलेनाथ एकदम भोले भी हैं, पर जब उनकी सटकती है तो वो सटक जाती है, तो वो कल्चर मेंटेन करना जानते हैं। एंड दैट इज हिज कैपेबिलिटी टू ड्राइव गुड एंड बैड पीपल टुगेदर, बिकॉज बैड डजंट मीन he may have be behaviorally bad, but he may be very good in his work, which is giving you rewards. तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक व्यापारी को he has to keep in mind, and उसका खुद का बिहेवियर बॉस, मैं कहता हूँ कि आई थिंक वहाँ वो नीचे नहीं गिर सकता। अगर उसका खुद का बिहेवियर किसी भी पॉइंट पे फिसला, खासकर कैरेक्टर को लेके कि भाई कुछ पाया गया कि उनके अगेंस्ट ही पॉश लग गया या कुछ हो गया, तो एट दैट पॉइंट द बिजनेस इज फिनिश्ड, इट इज एब्सोल्युटली फिनिश्ड। तो एक लीडर के लिए ना बहुत सैक्रिफाइस वाला वो है, मतलब ना मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो मरना तो पड़ेगा, खटना तो पड़ेगा, बट आपका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। यू कैन बी अ बिलियनेयर, यू कैन बी नोन इन द मार्केट। तो आपने जर्नी चुनी है। अगर वो जर्नी आपको नहीं चुननी थी तो आप नॉर्मल एम्प्लॉय भी रह सकते थे, फ्रीलांसर भी रह सकते थे, बट एक एंटरप्रेन्योर बने हो तो ये जर्नी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बट मतलब इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने बताई फिनेंस और उसके ऊपर जो मिस्टेक्स होता है, बट एक आपकी इतने सालों की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपने बहुत सारे बिजनेस ओनर से आप मिले हो, आपको लगता है कि ये फिनेंशियल अंडरस्टैंडिंग गैप्स होने की वजह से एटलीस्ट एक बड़े पोर्शन में लोग फिनेंशियल साइड पे या कैपिटल मैनेजमेंट साइड पे बहुत अंडर लिवरेज्ड होते हैं? वो शायद ज़्यादा फिनेंसिंग भी करवा सकते हैं या अपने जो कैपिटल, वर्किंग कैपिटल है उसको काफ़ी बढ़ा सकते हैं और मतलब बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जस्ट उनको क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो काफ़ी अंडर लिवरेज्ड है वहाँ पर। क्या ऐसा ऑब्जर्वेशन है आपका? ये ना आपने बहुत काउंटर इंट्यूटिव क्वेश्चन पूछा, विच इज टेकिंग मी बैक टू आंसरिंग दिस, बिकॉज ओवर लेवरेज वाली सिचुएशन तो हमने बहुत देखी है। अच्छा। जहां लोगों ने अनाप शनाप लोन ले लिया है। बट आई थिंक व्हेन आई गो बैक एंड आपके इस क्वेश्चन से मैं पकड़ता हूं तो मैंने काफी आप केसेस ऐसे देखे हैं। देखिए क्या है कि हमारा जो व्यापारी वर्ग है ना, वो रिस्क को बड़े अलग तरीके से देखता है। जब वो धंधा चालू करता है तो ही इज रेडी टू रिस्क एवरीथिंग, चाहे उसके पास 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, क्योंकि वो कैपिटल बहुत छोटा होता है।
जब वो बड़ा होता है 5 साल निकलते हैं, उसका कैपिटल का क्वांटम 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसने 5 साल में जर्नी कैसी तय की है। तब है ना वो अचानक से थोड़ा रिस्क अवर्स हो जाता है। तब वो सोचता है कि यार मेरे पास इतना पैसा, मैं ना पहले ज़मीन में डाल देता हूँ। अच्छा, ठीक है, या फिर मतलब मैं इसको फंसा देता हूँ, पैसे को मेरी आंखों के सामने नहीं रहना चाहिए। जो सबसे बड़ी गलती कोई भी व्यापारी करता है वो ये है कि वो अपने वर्किंग कैपिटल में पैसा नहीं डालता। मेरे पास सारे बिजनेस आते हैं, सर हमने पैसा रेज किया है 15 करोड़ रुपए, मैं ना 7 करोड़ की ज़मीन ले रहा हूँ। अबे किस बात के लिए ले रहा है? सिर्फ वो फैक्ट्री डाल दूंगा, ये कर दूंगा। तो मैंने बोला रेंट पे क्यों नहीं ले रहे? 30-30 साल की रेंट पे मिलती है ज़मीन आजकल आपको। आपको क्यों 7 करोड़ रुपए फंसाने? उन पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो वर्किंग कैपिटल में उस पैसे को डाल सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यापारी हमेशा एक चीज़ याद रखे, दो प्रिंसिपल्स बना ले। उधार लेके उधार नहीं चुकाना, और दूसरा, जब भी कोई नया ग्रोथ का पैसा आता है वो वर्किंग कैपिटल में जाना चाहिए। यानी या तो आप रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेज करो, इन्वेंट्री क्रिएट करो, धंधा, वही तो रिटर्न है आपके भाई। आपका रिटर्न क्या? आपका जमीन खरीदना थोड़ी रिटर्न, आपका धंधा थोड़ी जमीन खरीदना है। जिसका है जमीन खरीदना, जिसका जमीन खरीदना है वो रियल एस्टेट डेवलपर है, वो करेगा, वो उसका रॉ मटेरियल है, उसका वर्किंग कैपिटल। भाई आप अगर बैलेंस शीट भी देखो तो रियल एस्टेट कंपनीज को बोला जाता है आपके लिए जमीन जो है वो रॉ मटेरियल है, और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखो तो उसके लिए जमीन फिक्स्ड एसेट्स है। तो बैलेंस शीट में ही ट्रीटमेंट का फर्क है, क्योंकि वो नेचर रियल एस्टेट डेवलपर का है। पर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हो, आप कोई कमोडिटी बिजनेस चला रहे हो, आप क्यों रियल एस्टेट में पैसा फंसा रहे हो भाई? सुभिक्षा करके एक कंपनी थी, वो इसी कारण मरी। अच्छा, इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेल चेन्स ऑफ आवर कंट्री। सुभिक्षा साउथ की चेन थी। आई एम अहमदाबाद का पास आउट बंदा, जो उसका सीईओ था, ओनर था कंपनी का, उसने क्या किया कि 2007-8 की तेजी आई। ठीक है, तेजी में उसने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, यानी सप्लायर का पैसा वापस करना है, ओडी रखी हुई है, ओवरड्राफ्ट लिमिट्स रखी हुई है, जो 1 साल के अंदर पैसा वापस करना होता है, जैसे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। उस पैसे से जमीन खरीद ली। तो यानी क्या किया, सप्लायर से माल लिया, उसे बेच दिया, सप्लायर को पैसा नहीं दिया, जो पैसा आया उससे जमीन खरीद ली। ठीक है, 2008 में क्रैश आ गया। क्रैश आया तो अब रातों रात प्राइसेस ऑफ रियल एस्टेट वेंट डाउन बाय 50%, 40%, एंड इट बिकेम इलिक्विड। ऐसा नहीं था कि 50% में भी आप बेच पाओ मार्केट में। अब ये क्या हो गया, आपका ये हो गया असेट लायबिलिटी मिसमैच, कि आपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से लॉन्ग टर्म असेट खरीद लिया, हो गया कल्याण, खत्म बिजनेस, ओवरनाइट फिनिश्ड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एक टॉपिक है, क्योंकि इस पे ना कई बार मैंने ट्रेडिशनल बिजनेसेस में ये एक कॉन्सेप्ट देखा है। मैं बहुत इससे काउंटर इंट्यूटिव रहा हमेशा, क्योंकि लोग कहते थे कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको अपने ऑफिस खरीदना चाहिए, आपको अपना ज़मीन खरीदना चाहिए, और आप जो कह रहे हो कि आप अपना वर्किंग कैपिटल वहाँ पर क्यों फंसा रहे हो। बिल्कुल सही है ना। लेकिन आज तक लोगों ने शायद इसको एक सेफ जोन की तरह देखा, स्पेशली प्रॉपर्टी को, और आपको ये देखा गया लोगों को कि मैं अपना जो भी बिजनेस एक्सपैंड कर रहा हूँ, मेरा जगह फिक्स्ड है, मेरे को कभी भी जगह से निकाला नहीं जाएगा या मेरी फैक्ट्री को चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन आप कह रहे हो नहीं, आप यहाँ धंधा, यहाँ पैसा फंसा रही हो। दो बहुत डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स जा रहे हैं, ये कैसे आप इसको एक्सप्लेन करते हो? देखिए, आप वापस समझिए कि आपका कोर काम क्या है। ठीक है, अब लोग है ना मेरे को एग्जांपल देते हैं, डीमार्ट ने तो हर स्टोर अपना खुद का बनाया है, उसके इन्वेस्टर कौन है? राधाकिशन धमानी है, जिनके पास कोई पैसे की कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने सिर्फ एक स्टोर को फंड किया था कंप्लीटली। दूसरा स्टोर तब बना जब पहले स्टोर ने सारे प्रॉफिट जमा करके दूसरे स्टोर का प्रॉफिट को बनाने लायक बनाया, फिर इन दोनों के प्रॉफिट से तीसरा स्टोर बना, फिर इन तीनों के प्रॉफिट से चौथा स्टोर बना। तो उन्होंने सिर्फ पहली बार किक स्टार्ट किया था क्योंकि उनके पास उतना पैसा था, बाकी उन्होंने सिस्टम से निकाला पैसा। वो पूरे मारवाड़ी हैं, ठीक है, इस मामले में। तो अब जैसे वी मार्ट करके एक कंपनी है, मैं उनको जानता हूँ, ललित अग्रवाल जी चेयरमैन है। उनसे एक बार मैंने पूछा, उनके 450 स्टोर है, बोलते मेरा एक भी ओन्ड स्टोर नहीं है, सारे रेंटेड है, फ्रेंचाइज नहीं है, रेंटेड है खुद के ही, पर रेंट दे रहे हैं। बोलते मैं क्यों कैपिटल फंसाऊं यार वहां पे, मेरा धंधा ही 6% मार्जिन का है, मैं तो जितना ज्यादा सामान रखूंगा उतना जल्दी बिकेगा, उतना ज्यादा बिकेगा उतना मेरे को प्रॉफिट होगा। तो आपके पास 7 करोड़ रुपए आए, ठीक है, और वो 7 करोड़ रुपए आपको 10% का ROI देते हैं, और वो साल में 5 बार घूमता है, तो आपका तो 7 करोड़ पे 3.5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया ना। और यही 7 करोड़ आप फंसा दो जमीन में, क्या वो 3.5 करोड़ हर साल बढ़ती रहेगी? अच्छा, जैसे ये 7 पे 3.5 का प्रॉफिट आया, आपका कैपिटल 10 करोड़ 10.5 हो गया, अब 10.5 पे 5 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, फिर से वो जुड़ेगा। ये तो स्नोबॉल है ना भाई। बिजनेसेस बड़े क्यों होते हैं? एब्सोल्युटली, इसीलिए तो होते हैं कि उनको ये बेनिफिट मिलता है कि उनके पास वो रोटेशन है। और अगर आपको उतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है कि आपको प्रॉपर्टी पे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो शायद आप गलत धंधे में ही हो। हाँ, तो और आपका कोर फोकस ये नहीं होना चाहिए, आपको डिविएट नहीं होना है। आप बिजनेस के पैसे का अनाप शनाप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। बिजनेस का पैसा बिजनेस में जाना चाहिए,
बिजनेस के पैसे के रूल्स होते हैं। आपके पास 6 महीने का रनवे होना चाहिए ताकि आप तनख्वाहें बेयर कर सको, और उसके बाद जो पैसा बचता है वो सिर्फ ग्रोथ में जाना चाहिए। दैट्स अबाउट इट। आप मुझे एक बात बताओ, मैं इसी का एक एग्जांपल बताऊं। एप्पल इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, हाँ ठीक है, इस पे कोई डिनाइल तो नहीं है। हाँ एब्सोल्युटली। क्या काम करती है वो? फोन बनाती है, फोन बनाती है। मेजरली फोन बनाती है, टेक्नोलॉजी उसके सर्विसेज। अच्छा, एप्पल के पास आज मेरे हिसाब से 150-250 बिलियन डॉलर कैश में होगा। हाँ होगा, सब जानते हैं। तो वो रियल एस्टेट डिवीजन क्यों नहीं चालू करती? उनके पास तो पैसे की कमी नहीं है। हमारे पास यहाँ किसी के पास 5 करोड़ जाए तो बोलते चलो एक प्लॉटिंग का प्लॉट काट देता हूँ यहाँ पे मैं हापुड़ जाके। क्यों भाई, तुम्हारा काम करो ना यार, दैट्स नॉट योर वर्क। वो तो फोन भी नहीं बनाती है, फोन भी दूसरे मैन्युफैक्चरर बना के देते हैं उसे। वो तो फोन की बस वो टेक्नोलॉजी और वो तो प्योरली मार्केटिंग कंपनी। इट्स अ ह्यूज मार्केटिंग कंपनी, बट इवन आफ्टर हैविंग $150 बिलियन, मतलब 4-5 कंट्री की जीडीपी ना उनके पास पड़ा हुआ है कैश में, फिर भी वो कोई नए बिजनेस में नहीं जाती है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि स्टिक टू योर कोर। इट गिव्स यू द मोस्ट रिजल्ट्स आर बाय स्टिकिंग टू योर कोर, नॉट बाय हॉपिंग। जितना आप हॉप करोगे उतने रिटर्न्स आपके डिटीरियोरेट होंगे। पर क्या है, हमारा ये मन चंचल है। उसको लगता है जैसे ही एक लेवल पे आ जाता है ना, उसको लगता है यार मैंने तो 25 करोड़ का धंधा चालू कर दिया, अब है ना इंडिया में स्कोप नहीं है इससे ज़्यादा। इंडिया में बहुत स्कोप है, और एक प्रोडक्ट बना के उसको मल्टी लोकेशन एक्सपैंड करना ईजी है कंपेयर टू एक ही लोकेशन पे मल्टी प्रोडक्ट बनाना। ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही है। इस पे लोग बहुत बार ये सोचते हैं, बहुत जल्दी एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं कि मुझे और प्रोडक्ट्स बनाने हैं। प्रोडक्ट्स तो बनाना, देखिए प्रोडक्ट्स बनाना मतलब बच्चा पैदा करना है। अगर आप एक बच्चा पैदा करते हो तो वो पहले 3-4 साल आपका समय मांगता है। ये नहीं है कि आपका एक बच्चा है तो दूसरा बच्चा पैदा होगा तो वो अपने आप ही 4 साल का हो जाएगा। उसको 4 साल होने में जो समय लगता है, जो डायपर चेंज होगा, जो रात की नींदें आपकी खराब होंगी, जो उसको वैक्सीनेशन देनी है वो देनी पड़ेगी। जस्ट बिकॉज यू हैड अ किड बिफोर, दैट डजंट गिव यू दैट डिस्काउंट कि भाई अब आपको ये किड पे ये सब नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपका तरीका बेटर हो जाएगा, पिछले वाले के कुछ लर्निंग्स आपके पास होंगी। ठीक है, तो अगेन मैं बिजनेस करना बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप फैल जाते हो बिजनेस में कि मैं इधर भी चल लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसे भी कर। मैंने ना वेल्लू मनी जी से मिला, डॉक्टर वेल्लू मनी से, आजकल तो वो छाए हुए हैं इंटरनेट पे। ही सेड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, वन इज सक्सेसफुल एंड अदर्स हु लॉस्ट फोकस। तो वो बहुत क्लियरली क्या कहना चाहते हैं कि या तो तुम सक्सेसफुल हो सकते हो या तुम्हारा फोकस चला गया, मतलब तुम फेलियर हो गए। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको एक्सट्रीम फोकस से एक ही बिजनेस को बार बार लगातार बोरिंग तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो बोरिंग काम से बनता है। डीमार्ट आज इतना बड़ा ब्रांड बन गया, क्या वो कोई नया काम कर रहा है? स्टोर पे स्टोर, स्टोर पे स्टोर, स्टोर पे स्टोर, स्टोर पे स्टोर खोल रहा है। आज महीने साल में 100 स्टोर खोल देता है। पहले वो उसने 8 साल में 37 स्टोर खोले थे। तो आज वो हर साल 100 स्टोर खोलता है, बिकॉज देखिए उसने लर्निंग पा ली, या वो प्रो हो गया। जब टाइम आया पैसा कमाने का, तब आप बोला नहीं ना नया धंधा करना है। तो ये जो अर्ज है ना हमारे बिजनेसमैन की, उसको ये अर्ज रोकनी पड़ेगी, उसको ये तय करना पड़ेगा। आज वाई इज हल्दीराम रियल एस्टेट नहीं कर सकता था क्या? क्या पैसा पड़ा है उनके पास यार। आज वो उनके पीछे भाग रहे हैं 50% स्टेक 40,000 करोड़ के लिए। क्या एंटरप्राइज क्रिएट किया यार उस आदमी ने। तो वो करो ना, ये 4 बिजनेस ये भी कर लूँ, दोस्त ने बोल दिया एक्सपोर्ट कर लो, रशिया में तो एक्सपोर्ट भी कर लूँ, दोस्त ने बोला भाई यहाँ पे ऐसे कर लो, वो भी कर लूँ। कोई आता है तो मैं गधा कौन होता है, चल रहा होता है उसको ऐसे करता तो गधा उधर चला जाता है, फिर एक और ऐसे करता वो उधर चला जाता है। घोड़ा कौन होता है, वो ऐसे जाता है, बोला किसी की नहीं सुननी, अपने को सीधा जाना है। वेरी गुड एनालॉजी। तो आप या तो बिजनेस के गधे हो सकते हो जो 10 काम करना चाहता है, या बिजनेस के घोड़े हो सकते हैं भाई एक ही काम करना। मैं कुछ ऐसे बिजनेसेस को जानता हूँ, मैं ना टेस्टिंग करता रहता हूँ उनके साथ। मतलब यार ये एक प्रपोजल आया है रियल एस्टेट का, करे सर यार इसी से टाइम नहीं मिल रहा सर, इसी में अच्छा कर लेते हैं। तो मेरे को समझ आ जाता है आदमी ठीक है, कि ठीक है टेस्ट हो गया अपना, डिप टेस्ट हो गया। या हाँ बोलता तो डेंजरस था। नहीं वेरी गुड एनालॉजी। आई थिंक ये मैं भी बहुत मानता रहा हूँ। मैंने बहुत बार देखा है लोग अर्ली स्टेज पे बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश, 2-3 चीज़ों को मिक्स करने की कोशिश, और मुझे लगता था कि मैं इसको ज़्यादातर वो एंटरप्रेन्योर और ट्रेडिशनल बिजनेस में एक डिफरेंस देखता। मुझे लगता था एंटरप्रेन्योर हमेशा वो फोकस तरीके से करते हैं और ट्रेडिशनल बिजनेस शायद बहुत जल्दी एक्सपैंड करते हैं। बट आपने कहा कि एक्चुअली उससे बियॉन्ड है ये एक मतलब शायद यहाँ कहना नहीं चाहिए, बट घोड़े और गधे के बीच की लड़ाई है। बिल्कुल है। और आपका ये इट्स अ माइंडसेट गेम। आप कोई भी बढ़िया बिजनेसमैन से बात करो, वो बंदा नहीं लेफ्ट राइट बात करते, वो बहुत फोकस अपने बिजनेस को लेके बात करते हैं और बहुत क्लियरली
कम्युनिकेट करते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ऐसे बिजनेसमैन के साथ जुड़ना चाहिए जिसके पास इतनी एक्सट्रीम क्लैरिटी हो, क्योंकि वो खुद भी सक्सेसफुल होगा, आपको भी सक्सेसफुल करके जाएगा। एब्सोल्युटली। तो अगर मेरे को भी एज अ कंसल्टेंट किसी के साथ जुड़ना होता है, सब आई डोंट वांट टू वर्क विद पीपल हु आर नॉट इवन क्लियर उनको लाइफ में करना क्या है। आई कांट स्टार्ट फ्रॉम देयर यार, ये बहुत मुश्किल काम है कि मैं किसी को अब बच्चे की तरह नर्चर करूं, अच्छा बेटा पहले ये बता तू फोकस क्या करेगा, ये सब क्या करेगा। इट इज वेरी, मैं आपको बता रहा हूं आज कि इफ यू रियली वांट टू सक्सीड इन लाइफ, पिक अप वन थिंग एंड वर्क ऑन इट फॉर 10 years. Have the patience to work on it for 10 years. You may have to pivot. ठीक है, वो होता रहता है टाइम्स के साथ, टाइम चेंज होता है, थोड़ा बहुत पिवट करोगे आप। पिवट होती है, रीइन्वेंशन होती है, पर आपका अब आप अगर आप एक डायलर सर्विसेज चला रहे हो, ऑटोमेशन सर्विसेज चला रहे हो, तो आप ऐसा तो नहीं कि यार पिवट का मतलब ये कि रियल एस्टेट काम करना चालू कर दो या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दो, बोलो नहीं मैं तो पिवट कर रहा हूँ, ये पिवट नहीं है, देन दिस इज लूजिंग फोकस। हाँ, ट्रू। तो ये है। इससे एक और चीज मेरे क्वेश्चन पे आती है, मतलब क्योंकि कई बार लोग शायद ये प्रॉपर्टी खरीदने को इसलिए भी देखते हैं क्योंकि वो उसे शायद पर्सनल प्रॉपर्टी या पर्सनल फाइनेंस से जोड़ते हैं। मतलब ये लाइन मुझे लगता है ऑफन बिजनेस ओनर्स कंफ्यूज करते हैं बिटवीन द पर्सनल फाइनेंस एंड द कंपनी फाइनेंस। ये लाइन क्या होनी चाहिए और यहाँ आप कैसे देखते हो, क्योंकि आपने इतने बिजनेस ओनर्स के साथ काम किया है, इस पे आपके क्या इनसाइट्स हैं? देखिए, अगेन वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बिजनेसेस को देखता हूँ, वो अपने गले में से अपना पैसा उठाते हैं बिना सोच समझ के कि क्या जो ये पैसा मैं उठा रहा हूँ, क्या मेरा बिजनेस अफोर्ड भी कर सकता है मेरे को देना। आपके गले में, आप समझो आप 1 करोड़ रुपए महीने का धंधा कर रहे हो और आप उसमें से 10 लाख रुपए निकाल ले, तो चलो यार वहाँ मैंने बंगले का किस्त देनी है, मैंने कोई गाड़ी की किस्त देनी है, मैंने कोई इस बार कुछ इवेंट करना है घर के लिए, कुछ भी करा, आपने 10 लाख रुपए निकाल लिया। क्या आपका बिजनेस 10 लाख अफोर्ड कर सकता है? मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, सही है, पहले आप चेक तो करो आपका बिजनेस क्या अफोर्ड कर सकता है। इसीलिए आपको 2-pronged अप्रोच रखनी चाहिए जब भी आप बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कर रहे हो। सबसे पहली अप्रोच ये रखनी चाहिए कि तनख्वाह निकालो, तनख्वाह, एंड यू शुड कीप इट अ बेयर मिनिमम। लेट्स से अगर आपका बिजनेस छोटा है तो 50,000 रख ली, 25 शुरू में तो 25,000 रख ली, फिर जैसे बिजनेस ग्रो किया उसको रख लिया। और सेकंड है, अपने आप को साल के एंड में एक इंसेंटिव दो कि भाई अगर मैंने अपने आप को गोल दो कि भाई मैंने अगर साल के अंत में 15 करोड़ का धंधा कर लिया तो मैं अपने आप को फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए का इंसेंटिव दूंगा अलग से। तो ये आपकी 2-pronged अप्रोच होनी चाहिए। फिर अपना अप्रेजल करो अगले साल बैठ के, एक एम्प्लॉय की तरह, क्योंकि अब आप एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हो, आप ओनर तो हो। एक वो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप जो हम कहते हैं इसको, कि आप प्रिंसिपल तो हो ही कंपनी के यार, पर अभी जब आप कंपनी के, देखो कंपनी की रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ सकते ना आप। मैं एक कंपनी में को-फाउंडर हूँ, आई एम ऑल्सो एलिजिबल फॉर अ सैलरी, पर मैं सैलरी वहां पे लेता हूँ 50,000 रुपए महीना, क्योंकि वो कंपनी में अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी मतलब 50,000 मेरी ज्वाइनिंग सैलरी थी 16 साल पहले, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं मैंने अपने आप को छोटा कर दिया, इसका मतलब ये है कि जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकता मेरे को उतना पैसा देना। तो आई हैव टू लिव विद दैट 50,000 फ्रॉम दैट कंपनी। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यार मैं तो एंटाइटल्ड फील करूँ कि मेरा तो इतना बनता ही है, मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ। नो, जिस दिन बनता है उस दिन बनेगा। उस दिन जैसे दीपेंद्र गोयल अब कभी एस्टन मार्टिन खरीद लेता है, कभी बंगला खरीद लेता है, कभी भी वो खरीद लेता है, कभी कुछ उसने बेंटली खरीद ली। अब वो क्यों खरीद रहा है? 250 करोड़ रुपए क्वार्टरली प्रॉफिट दे रहा है, तो खरीदे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ गया उसका टाइम खरीदने का, पर 14 साल लगे ना उसको ये सब करने में। तो एक व्यापारी को पहली चीज अपनी तनख्वाह बांधनी चाहिए कंपनी से, और वो तनख्वाह जो कंपनी अफोर्ड कर सके, और घर के खर्चे तनख्वाह से निकलने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको गाड़ी कंपनी दे सकती है, एक आधी चीज कंपनी से वो ले लो, समझ आती है बात। पर जो घर के खर्चे हैं प्लीज आप अपनी तनख्वाह बांधो और तनख्वाह के हिसाब से लो। साल के अंत में अपने आपको इंसेंटिव दो, और उसके बाद बेस्ड ऑन योर ग्रोथ अपना अप्रेजल करो कि भाई मैं पिछले साल 50,000 कमाता था, इस साल मैं 75,000 कमाऊंगा, 80,000 कमाऊंगा, और साल के अंत में जो रेवेन्यू आएगा उस हिसाब से एक रेशियो अपने लिए रख लो। तो पर्सनल फाइनेंस शुड ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम कंपनी फाइनेंस, बिकॉज कंपनी सिर्फ आपको नहीं सर्विस कर रही है। मैं बार बार वो बात बोल रहा हूँ कि आपने बहुत लोगों का ख्याल रखना है, एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखना है, ब्याज देने का ख्याल रखना है, ये सब का ख्याल। और दूसरा है कि अगर आपकी मानसिकता ये है कि भाई आज मैं अपना पैसा अंटी कर लेता हूँ, कल किसने देखा है, तो यानी आप एक सक्सेसफुल व्यापारी बनना ही नहीं चाहते हो। आप सिर्फ आए हो यहाँ पे पैसे कमाने। अगर आप इस सोच से आए हो, और वो पैसे आप फिर कमा भी नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर बैठोगे जो इरिवर्सिबल होगी। बट इस पे फिर मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आपने कहा कि आप यहाँ आए हो पैसे कमाने, तो बिजनेस अगर पैसे कमाने के लिए कोई नहीं आया तो किस लिए आया? देखिए, बिजनेस पैसे कमाने के लिए ही है, पर कब? आप पहले दिन से तो नहीं कमा सकते। आपको उसको कंपाउंडिंग करने में, बड़ा करने में, जो पैसा आप कमाना चाहते हो उसमें से थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिजनेस में अभी ताकत बनी नहीं है, ठीक है? अगर बच्चे की हड्डियां मजबूत नहीं हुई और आप उसको बोलोगे चल बेटा तो चलने लगे, तो उसकी टांग टूट जाएगी। अभी बच्चे की हड्डी तो मजबूत होने दो, उसकी थोड़ी तो हड्डी मजबूत होने दो।
और जितनी मजबूत हो रही है उस हिसाब से अपना ड्रॉ डाउन लो। मैं थोड़ी कह रहा हूँ 0 सैलरी पे काम करो, मैं कह रहा हूँ इतनी सैलरी जो तो कंपनी अफोर्ड कर सके। लोग क्या कर रहे हैं अंकित जी कि अपने गल्ले में से पूरा पैसा उठा लेते हैं, दे थिंक देयर रेवेन्यू इज देयर प्रॉफिट। अरे आपको सप्लायर को पैसा देना है, एम्प्लॉय को पैसा देना है, इंटरेस्ट देना है, लोन रीपे करना है, कितने तो आपके कॉस्ट है। नहीं जी मैं तो भूल ही गया वो सब, मेरे तो रेवेन्यू आया मैंने निकाल लिया। तो ये परेशानी ना हो इसलिए आप अपने लिए तनख्वाह बांध के चलो। देखो कुछ एक्सीजेंसी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप धंधे से लोन ले सकते हो उस टाइम कुछ समय के लिए। पर अगर आप ये इतना क्लियर रखोगे ना चीजों को तो आपकी लाइफ सॉर्टेड रहेगी, बिजनेस में भी पर्सनल में भी। फिर आप पर्सनल में भी उस हिसाब से खर्चे करोगे ना, 50,000 के हिसाब से खर्चे करोगे, फिर बात 3-4 लाख रुपए के हिसाब से उल जलूल खर्चे नहीं करोगे। भाई टाइम आएगा, मैंने क्या कहते दीपेंद्र गोयल भी आज हर तीसरे महीने कोई नई 6 करोड़ की गाड़ी उठा लेता है। पर क्या उसने पहले साल ये किया था? Absolutely. नहीं किया ना। आज 14 साल बाद किया जब उसने $25 बिलियन की एंटरप्राइज विद 250 करोड़ रुपीज पर क्वार्टर का प्रॉफिट बना दिया। तो अब करे, उसका अधिकार है, आप भी करना, आज नहीं। Absolutely. बट मतलब कई बार बिजनेस ओनर्स शायद ये भी सोचते हैं कि मैं बिजनेस के साथ साथ में थोड़ी इन्वेस्टिंग करता रहूँ, स्पेशली स्टॉक मार्केट में मैं थोड़ी ट्रेडिंग के लिए मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से इसलिए थोड़ा विड्रॉ करता हूँ। मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बिजनेस ओनर और ट्रेडिंग ये कितना आपको साथ में वाइबल लगता है? क्या बिजनेस ओनर्स को ये इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं? देखिए मैं आपको इसमें बड़ा काउंटर इंट्यूटिव व्यू पॉइंट देता हूँ। हाँ। हमें ना बचपन से ये सिखाया गया कि जो चीज़ अचीव करनी है उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। अंकित जी आपको बहुत बढ़िया बिजनेस करना है तो आपको बहुत मेहनत करनी है, दिन रात लगे रहना है, मेहनत करनी है, लोगों को हायर करना है, बहुत सारे प्रोसेस, तब जाके आपका बिजनेस अच्छा होता है। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसको भी 12-12, 14-14 घंटे काम करना है, तभी उसकी ग्रोथ होती है, जॉब अच्छी होती है, प्रमोशंस मिलते हैं, तनख्वाह बढ़ती है। कोई बंदे को बॉडी बनानी है तो उसको 4-4, 5-5 घंटे जिम में निकालना है, कोई बंदे को वजन कम करना है तो उसको दौड़ना है। तो हमारे को लाइफ में सिखाया गया है कि जितना आप मेहनत करोगे उसका आउटकम उतना बेटर होता रहेगा। इन्वेस्टिंग इसका टोटल उल्टा है। अच्छा कैसे? ये वो जगह है जहां पे आपको दिमाग नहीं लगाना होता, क्योंकि आप एक ऐसी एक्सटर्नल फोर्स से डील कर रहे हो जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, विच आर स्टॉक मार्केट्स, जो किसी की नहीं सुनते, और आप उसमें चीटी भी नहीं हो। चीटी के दुनिया में जो चीटी होगी वो हुआ, मतलब चीटी की दुनिया में वो बोलते हैं ना ये चीटी है, तो वो चीटी हुआ शायद। तो इन्वेस्टमेंट में व्यापारी को फोकस नहीं करना चाहिए। देखिए एक होता है ROI, एक होता है रोटी। रोटी का कॉन्सेप्ट पता है आपको? हाँ। रोटी इज रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। अच्छा। ठीक है। आज एक व्यापारी का रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड सबसे ज्यादा कहाँ होने वाला है? उसी के बिजनेस में। एब्सोल्युटली। टाइम ही सबसे, भाई इन्वेस्टमेंट तो फिर भी ऊपर नीचे हो जाती है, आप IPO ला सकते हो, आप टाइम का IPO ला सकते हो क्या? कि काम करता हूँ मैं अपने टाइम के लिए एक IPO लेके आता हूँ कि संजय जी भी अपना टाइम जीवन का 1 साल मेरे को दे देंगे, अंकित जी भी जीवन का 1 साल दे देंगे, ये कैमरा वाले साहब भी 1 साल दे देंगे जीवन का। ऐसा तो नहीं हो सकता। आप पैसे का IPO ला सकते हो, टाइम का IPO नहीं ला सकते। तो ROI से ज्यादा इंपॉर्टेंट ROTI है, रोटी, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। तो रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड एक व्यापारी का सबसे ज्यादा उसके खुद के बिजनेस में होता है। वो ये स्टॉक पिकिंग करना सोच ले कि मैं काम करता हूँ ऑप्शंस ट्रेडिंग कर लेता हूँ या स्टॉक खरीद लूंगा, ये सब में वो पैसे बर्बाद करेगा, स्ट्रेस लेगा, बिजनेस का पैसा भी बर्बाद कर बैठेगा। तो क्वेश्चन ये आता है करना क्या चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते रहना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म का गेम है। आप अपने बिजनेस पे फोकस करो, वहां पे आपका हाईएस्ट रिटर्न है, वहां पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा मूव करो, वहाँ पे चीज़ों को घुमाओ, वहाँ पे जोग्राफिकल एक्सपेंशन करो, वहाँ पे कस्टमर सर्विस बेटर करो, वहाँ पे अपना कैश फ्लो साइकिल बेटर करो, वो आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा एज कम्पेयर टू कि यहाँ मैं रिलायंस खरीदूँ, TCS खरीदूँ, इन्फोसिस खरीदूँ, ये पेनी स्टॉक खरीदूँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करूँ। ये आपका काम नहीं है, दिस इज नॉट योर वर्क। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट में पैसा बनाना है तो एक ही रूल चार्ली मंगर ने बोला था कि द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट। पैसा डालते रहो और चुपचाप डालते रहो, उसको मत देखो, इसको 20-30 साल के होराइजन पे देखोगे, बहुत पैसा बन जाएगा। एब्सोल्युटली। तो एक व्यापारी का काम है व्यापार करना, एक एम्प्लॉय का काम है जॉब करना। इन लोगों का काम इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, इसलिए उनको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। उनको सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपने गोल्स के हिसाब से, अपने रिस्क टेकिंग के हिसाब से, अपने अवेलेबल फंड्स के हिसाब से इन्वेस्ट कर देना चाहिए। मैं बहुत सारे व्यापारियों को देख चुका हूं जो डिस्ट्रेस में आ गए कि यहां पैसा बना, उन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शन में डाला, 30-30, 40-40 लाख रुपए का नुकसान कर लिया। अच्छा। बहुत, मतलब काउंटलेस। मेरे पास इतने व्हाट्सएप पे DM होंगे, इतने इंस्टा पे DM होंगे, आप मतलब रोना आ जाता है, मेरे को दुख होता है, लिटरली पेन होता है कि क्यों यार,
क्या जरूरत है आपको? आप अपने धंधे पे फोकस करो। अच्छा, धंधा वो है जो 5 करोड़ के रेवेन्यू को अगले साल 10 करोड़ भी कर सकता है। इन्वेस्टमेंट में 5 का 10 एक साल में नहीं होने वाला। आप जॉब कर रहे हो, आपकी 50,000 की तनख्वाह 1 लाख हो सकती है अगले साल, अगर आप मेहनत करो, कुल लर्निंग लो तो। एब्सोल्युटली। आपके स्टॉक मार्केट में नहीं होगा ये सब काम। तो अधिकांश लोगों को अपना खुद का काम करना चाहिए, विच इज़ योर जॉब, विच इज़ योर बिजनेस। उस पर फोकस करो, वहाँ आपके हाईएस्ट रिटर्न्स है। यहाँ पे चुपचाप थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहो, जितना वहाँ रिटर्न ज़्यादा मिलेगा आप उतना ही पैसा इधर ज़्यादा डालो, तो आपका जल्दी कंपाउंडिंग होगा, ज़्यादा कंपाउंडिंग होगा, अच्छा कॉर्पस बन जाएगा यहाँ पे भी। वेरी ट्रू। तो ये मेरा सिंपल मैथ सबके लिए रहता है, मेरे लिए भी यही है। अंकित जी, मैं CFA हूँ, विच इज गोल्ड स्टैंडर्ड इन फाइनेंस। एब्सोल्युटली। मतलब जब कोई इक्विटी रिसर्च कंपनी हायर करती है तो वो CFA को हायर करती है। तो यानी कि मेरे में तो नॉलेज है स्टॉक्स को उठाने की, मैं फिर भी स्टॉक्स नहीं लेता। हाँ, ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग है। मैं खुद म्यूचुअल फंड में पैसा डालता हूँ, मेरा सारा पैसा म्यूचुअल फंड में है। कोई मुझसे पूछा रहे सर ये क्यों, आप तो ये खरीद सकते थे, काश आपने, क्योंकि ये सारी काश वाली स्टोरीज है ना। अभी क्या होता है, कुछ मेरे पास आया बंदा बोलता है कि सर ये IRFC आपने खरीदा होता तो 5 गुना हो गया था। मतलब सुन, किसी ने भी पूरा 5 गुना खाया हो मुझे उस आदमी का नाम बता देना, पॉसिबल ही नहीं है। आप 100 रुपए में लोगे, कोई 120 में निकल जाएगा, फिर 120 में एंटर करेगा, वो 150 में निकल जाएगा, 150 में एंटर करेगा, 200 में निकल। किसी में हिम्मत नहीं होती वो लंबे समय के लिए होल्ड करे। बहुत कम लोग होते हैं, 1 आउट ऑफ 1 लाख होते हैं जो इस तरह से होल्ड कर पाते हैं, और वो फंड मैनेजर होते हैं। तो मेरा काम नहीं है ये, मेरा काम है मेरी एक्टिव इनकम को ग्रो करना, मेरी बिजनेस इनकम को ग्रो करना। वो मैं ग्रो करूंगा, और ज्यादा जितना ग्रो करूंगा उतना कॉर्पस बड़ा होगा, उतना कॉर्पस बड़ा होगा, मैं ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करूंगा, और वहां शांति से एक दिन कटेगा पैसा SIP का, जाता रहेगा, अपने आप पैसा बन जाएगा। इंटरेस्टिंग। मेरे थीसिस अंकित जी ना बहुत सिंपल है। मैं चाहता हूं लोगों का फोकस क्लियर रहे। लोग अगर फोकस नहीं कर पाएंगे वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। ये एब्सोल्युटली। संजय जी देखिए, इस पे ना मैंने एक चीज़ देखी है, मतलब मैं बहुत लोगों से जब मिला तो मुझे भी जर्नी में बहुत लोगों ने शायद ये ज्ञान दिया कि अरे तुम इन्वेस्ट नहीं करते इधर उधर, तुम्हें तो करना चाहिए। बिटकॉइंस और ये क्रिप्टो करेंसीज आए थे ये, और मुझे बहुत लोग मुझे आके बोलते थे कि अरे तुम इन्वेस्ट नहीं करते, तुम तो टेक के हो, तुम्हें तो समझ में आता है। मैं समझ में आता है, इसलिए समझ में नहीं आता कि इसका दाम क्यों बढ़ रहा है। ये बात सही है। ये मैं किसी समझ ही नहीं पाया कि ये इस प्राइस पे क्यों होगा, और मैं नहीं समझ पा रहा तो मैं नहीं करूंगा वहां पर। लेकिन मतलब ये शायद बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए भी। ये नॉइजेस जो के आसपास घूम रहे होते हैं, जो कहते रहते हैं अरे तुम नहीं कर रहे, अरे तुमने स्टॉक में नहीं लगाया, तुमने इसमें नहीं किया, इनको कंटिन्यूअसली वो एलिमिनेट करना और बिलीव करते रहना, नहीं मैं नहीं कर रहा तो भी सही कर रहा हूं। देखिए अभी पीछे ही हमने बात करी गधे और घोड़े की। सिंपल सी बात है, आप देखिए आप किसकी सलाह सुनते हो ना, इससे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आना है। अब लोग टपरी पे बैठे हुए लोग 2 चाय पी रहे हैं, कुछ लाइफ में उनको काम नहीं है, और वो कह रहे हैं इन्वेस्ट करो। यार मतलब इफ यू वांट टू बाय अ रोल्स रॉयस, डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम समबडी हु इज ड्राइविंग अ मारुति। वेरी ट्रू। ठीक है, तो आप रोल्स रॉयस वाले हैं तो रोल्स रॉयस वाले से बात करके देखो, और उसकी थीसिस आम लोगों की थीसिस से अलग होंगी। आप जो चीजों पे बिलीव करते हो कि वो चीज सही है, उसके हिसाब से वो चीज गलत होगी। क्यों? इसीलिए वो रोल्स रॉयस में ना, बाकी तो सब मारुति में। मतलब आई हैव नो डिसरिस्पेक्ट विद मारुति, बट आई एम सेइंग इज कि इफ यू रियली हैव दैट एस्पिरेशन टू बिकम अ रोल्स रॉयस, कि भाई मेरे को रोल्स रॉयस का चाहिए टैग, तो आपको सोचना भी उसी आदमी की तरह पड़ेगा ना। आप छोटी सोच से रोल्स रॉयस तक तो नहीं पहुंच सकते। Absolutely. तो कमिंग बैक, आपका काम जो है, आप काम करो, उसको ग्रो करो, उसको मल्टीप्लाई करो, और इन्वेस्टमेंट में एक और छोटा कॉर्पस डाल दो। अब क्वेश्चन आता है कि क्या मैं इस नॉइस को खत्म करूं, कैसे करूं? देखिए, अगर आपको बहुत चुल है तो आप खच्चड़ बन जाओ, मतलब आधा घोड़ा आधा गधा बन जाओ। ठीक है, अगर चुल है, आइडियली तो नहीं करना चाहिए। मतलब उसमें आप ये कर सकते हो कि अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 100 रुपए में से 10 रुपए आप रिस्की इन्वेस्टमेंट ले लो। क्रिप्टो ले लिया, पेनी स्टॉक्स ले लिया, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर लिया। ये क्या आपकी चुल होती है ना, जो एक इंसान के अंदर का एक जुआरी होता है। हर इंसान के अंदर एक जुआरी होता है। ठीक है, अपने महाभारत काल से चल रहा है। पांडवों भी बेचारे, युधिष्ठिर महाराज तक भी जुआ खेलते रह गए। तो जुआरी का जो हमारा अंदर का एक वो है चुल, उसको एक कैपिटल एलोकेशन दे दो कि बाबू तेरे को मैं महीने का 10,000 रुपए दे सकता हूँ जुआ खेलने के लिए। अब तू इससे फ्यूचर एंड ऑप्शन खेल, पेनी स्टॉक खेल, स्टॉक खेल, क्रिप्टो खेल, वो तेरी मर्जी है। तेरे को 10,000 से ऊपर नहीं मिलेगा। मैं श्रीलंका रहता था, अच्छा, तो वहाँ कसिनोज हैं, तो मैं हर शनिवार को कसिनो जाता था, मजा आता था रूले घुमाने के लिए। जेब में मैं 1000 श्रीलंकन रुपए लेके जाता था, वॉलेट ही नहीं लेके जाता था। मतलब जब ये 1000 श्रीलंकन खत्म हो गए तो अपन बाहर निकल जाएंगे। वहां अंदर खाना मिलता था बहुत बढ़िया, फ्री का। हर ये कसिनो देता है फ्री का खाना। हम खाना खाते थे,
उसके बाद वहाँ रूले खेलते थे और 1000 रुपए जब हार जाते थे तो मस्त बाहर आते थे। तो 1000 रुपए का बेट है ना, मजा भी आ गया, हाँ, खुशी भी, दिल को भी प्रसन्नता हो गई। तो करो आप भी ऐसे करो। तो आप एक एलोकेशन ले लो कि भाई मैं इससे ज्यादा जो है मस्ती नहीं करूंगा, बाकी चीजें मैं सेफ रखूंगा अपनी, जो नॉर्मल रूल है। इट्स लाइक दिस कि देखिए हम लोग दिन में महीने में 90 मील्स खाते हैं, एक ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, 30 दिन होता है, तो 90 मील्स खाते हैं। इसमें से आप बाहर कितनी खाते हो? 10 मुश्किल से, बाकी 80 तो घर पे खाते हो। घर पे क्या खाते हो? दाल चावल खाते हो, रोटी खाते हो, सब्जी खाते हो, बेसिक चीजें खाते हो, कम तेल की खाते हो कि भाई थोड़ा हाइजीन रहे। बाहर जाते हो तो मस्ती करते हो, चलो यार चटाकेदार ये खा रहे हैं, वड़ा पाव खा रहे हैं या फिर पाव भाजी खा रहे हैं या छोले कुलचे खा रहे हैं, उधर आप खा लेते हो वो, बट दैट इज ओनली 10% ऑफ योर टोटल इनटेक्स। इट कैन नॉट बी 50% ऑफ योर टोटल इनटेक। आपका हाजमा खराब हो जाएगा, बॉडी खराब हो जाएगी। Absolutely. इसी तरह इन्वेस्टमेंट में भी 90% आपका दाल चावल है, विच इज म्यूचुअल फंड, विच कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, इस पर मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा बिकॉज वो थोड़ा डीप हो जाएगा। बट दैट 10% कुड बी योर ऑल दिस, अपना राजमा चावल और छोले भटूरे। आपने साथ साथ महाभारत से कंपेयर करके ये भी कर दिया कि फंडामेंटली तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाभारत में जो हालत हुई थी वो बहुत अच्छी नहीं सामने थी। है। आपका वनवास हो गया, 13 साल आउट हो गया। और यही होता है अंकित जी, जो व्यक्ति ऊल जलूल पैसे लगाता है, मैं पता ही नहीं, मैं तो कितनी मैं बुक लिख सकता हूँ 1000 पेज की इन केसेस की। तो अंकित जी ऐसी बहुत स्टोरीज है। एक बच्चा आया, बच्चा बोला था 22 ईयर ओल्ड, ठीक है, एंड ही बिकेम अ ट्रेडर एट द एज ऑफ 18 जब कोविड आया। अच्छा, तो कोविड में तो सारे ट्रेडर बन गए। अब उसने चालू किया तो उस टाइम क्या है कि अगर आप आंख बंद करके भी कुछ मारोगे ना तो वो स्टॉक भाग रहा था। अच्छा, क्योंकि पोस्ट कोविड एक रैली आई थी, बहुत जबरदस्त रैली आई थी, तो ऑल इनकम्पासिंग रैली थी वो। तो वो ना अपने कैपिटल पे महीने का 5-7% रिटर्न बनाने लग गया। अच्छा, अब उसको फील हुआ अपुनिश भगवान है, 5-7% मतलब। उसने दोस्तों को दिखाया, अब दोस्त सारे लालची, ह्यूमन ग्रीड, तो सबने उसको, किसी ने 50,000 दे दिया, किसी ने लाख रुपए दे दिया, घर वालों ने, ऐसे 70 लाख रुपए उसने ले लिए। अब वो स्टॉक्स में डाले, स्टॉक्स में रिटर्न ही नहीं आ रहे थे, तो उससे स्टॉक से पैसे निकाले। किसी ने उसको बोला भाई फ्यूचर ऑप्शन में डाल, यहाँ पे तो 1 का 3 होता है। अच्छा, ठीक है, तो उसे डाल दिए, स्टॉप लॉस नहीं लगा पाया, इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाया, 70 लाख जीरो हो गया। 22 साल की उम्र है, 25,000 की तनख्वाह है, 3 लाख रुपए साल का कमाता है, 70 लाख का उधार लेके बैठा है। कितने साल खराब हो गए इसके जीवन के? ग्रॉस लेवल पे 20-25 साल खराब हो गए। तो एक बैड फाइनेंशियल डिसीजन आपको 10 साल पीछे ले सकता है। इसलिए नियम कानून रखना अपने लिए बहुत जरूरी है। मैंने क्या कहा, 90 दिन में से 90 मील्स में से 10 मील बाहर खाओ, समझ आती है बात, पर 90 की 90 बाहर नहीं खा सकते। और यहाँ उल्टा हो रहा है, 90 नहीं, 90 तो बाहर खानी ही खानी है, 90 और खानी है, वो भी बाहर से खानी है। मतलब अपना तो पैसा डुबाना है सनम, तेरा भी लेके जाएंगे। तो ये सब मत करो। रूल्स ऑफ फाइनेंस आर द सेम। भाई वॉरेन बुफे भी वही रूल्स फॉलो करते हैं। अगर उनको पता हो, मतलब उनसे ज्यादा तो किसी को नहीं पता, तो अगर उनको लगता तो वो भी तो एफएनओ कर रहे होते, वो तो नहीं कर रहे एफएनओ, वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। एक बार बिल गेट्स ने पूछा तेरा सिस्टम बता, तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ। बोलता यार दिस इज टू इजी, एनीबडी कैन मेक मनी, तो व्हाई आर पीपल नॉट मेकिंग मनी? बोले बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बिकम रिच ओवरनाइट। दिस इज सो ट्रू। मतलब मेरी तरह कोई 50 साल में, 40 साल में, 30 साल में रिच होना ही नहीं चाहता, सबको चाहिए कल रिच हो जाऊं मैं। तो ये सब दोगलापन है। आप आराम से अपना इनकम बढ़ाओ, एक्टिव इनकम पे फोकस करो। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आप कंसल्टेंट हो, आप फ्रीलांसर हो, आप एम्प्लॉई हो, कोई भी, आप अपनी एक्टिव इनकम पे फोकस करो, पैसिव इनकम पे फोकस मत करो। Absolutely. वहां बस पैसा डालते रहो। अब एक बार थोड़े से ना एक एंटरप्रेन्योर्स के फिनेंस के बिहेवियर डिटेल्स, क्या चीज़ें उसे करनी चाहिए, उस पर आते हैं। मतलब सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं एक बिजनेस ओनर हूँ और मेरे एक अकाउंट्स या फिनेंस टीम है जो डेली बेसिस पे वो मैनेज करती है। अब मुझे एज अ बिजनेस ओनर क्या ऐसी रिपोर्ट्स है जो हर महीने देखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली रिपोर्ट जो आपको बनानी चाहिए वो है बजट। ठीक है, अगले 3 महीने आपके क्या फिक्स्ड खर्चे हैं, क्या वेरिएबल खर्चे हैं, कौन सी लायबिलिटी आपकी आ रही है, और ये हो सके तो 3 महीने का बनाओ और वीकली बेसिस पे बनाओ। ठीक है, कि हफ्ता नंबर 1 या 3 महीने हो गए तो 12-13 हफ्ते होंगे, तो 13 हफ्ते का आप अपना एक चार्ट बनाओ कि आपके क्या एक्सपेंसेस होने वाले हैं। उसके अगेंस्ट आप बनाओ कि आपको क्या इनफ्लो चाहिए। तो क्या होता है, आपको पता चलता है कहीं डेफिसिट तो नहीं आ रहा। देखिए, जब आपको लोन चाहिए होता है तब आपको लोन मिलता नहीं है, ये उसूल है लोन। हाँ, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो अगर आप पहले से 3 महीने पहले प्लान और आपको लगता है यार 2.5 महीने बाद मेरी ना स्थिति ऐसी हो जाएगी कि मेरे को एक 2 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, तो आप आज से प्रिपेयर कर पाओगे। तो पहला स्टेप किसी भी व्यापारी के लिए बजट। सेकंड है, उस बजट को सामने रखते हुए हर रोज क्या परफॉर्मेंस हो रही है।
ठीक है। आज मैंने सोचा था जी मेरे 2 लाख रुपए की कलेक्शन होगी, हुई क्या? नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? मैंने क्या कहा, यू डोंट गेट व्हाट यू एक्सपेक्ट, यू गेट व्हाट यू इंस्पेक्ट। जो चीज आप इंस्पेक्ट करोगे वो चीज आपको मिल जाएगी, एक्सपेक्ट करोगे कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा आपको। यप। तो ये हो गई आपकी सेकंड चीज कि बजट के वर्सेस एक्चुअल्स क्या हो रहा है। तीसरी चीज है हर बिजनेस का अपने रेशियोज, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, एबिटा रेशियो कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो कितना है, नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है, उसके अलावा डेट सर्विस कवरेज रेशियो कितना है। यानी अगर मेरी 1 लाख की ईएमआई है तो मेरी कमाई कितनी हो रही है। क्या ऐसा तो नहीं कि 1 लाख की ईएमआई है 50,000 की कमाई हो रही है, तो डेंजरस सिचुएशन है। तो ये रेशियो चेक करना, उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो चेक करना कि भाई मेरी इन्वेंट्री कितने दिन में खाली हो रही है। फिर देखना कि रिसीवेबल्स पे बहुत जोर से ध्यान रखना, एकदम नजर गड़ा के रखना कि मेरे रिसीवेबल्स कहाँ से आने बाकी हैं। 15 दिन से ऊपर कौन से रिसीवेबल्स हो चुके हैं जो अभी तक नहीं आए, कि 15 दिन तो मैंने उधारी दी थी, उसके ऊपर 15 दिन हो गए, तो आपका खून खोल जाना चाहिए। तो कुछ चीज़ों पे ना खून खोलना चाहिए आपका, और वो मैनेजमेंट को, टीम को पता होना चाहिए कि भाई इस आदमी के साथ ये खून खोल जाएगा, इसका फिर ये कुछ भी कर सकता है, जूता भी मार सकता है। मतलब नॉट फिजिकली, मतलब इन द सेंस वी कैन बिकम वेरी हार्श। वो कल्चर सेट है, वो बाउंड्री सेट, वो बाउंड्री सेट है, भाई रूल्स ऑफ द गेम है यार। रूल्स ऑफ द गेम है, अगर आपने फुटबॉल को पार्क से बाहर मारा तो सामने वाली टीम को थ्रो इन मिलेगा, फिर आप कुत्ता भी रो लो। तो रूल है तो रूल है, तो आपको भी बिजनेस रूल्स के हिसाब से ही चलाना पड़ेगा, और अपने आप को भी उन रूल्स पे फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता आपके लिए कुछ और रूल है, दूसरे के लिए कुछ और रूल है। तो जापान में सीईओ भी जो होता है वो यूनिफॉर्म पहन के ही आता है। वो क्या दर्शाता है कि मैं यूनिफॉर्म पहन रहा हूं तो तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई। तो ये हो गए आपके इन्वेंट्री टर्नओवर, ये सारे रेशियोज आपको पता होने चाहिए। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ एक बार की मेहनत है, उसके बाद ऑटोमेट हो जाता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो ये सब ऑटोमेट कर देते हैं आपके। लेकिन मैं मतलब अगर बीइंग एन इंजीनियर, मैं बहुत सारे जो इंजीनियर एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं या जिनका फिनेंस बैकग्राउंड नहीं है, मैं उनके लिए पूछूं वो स्टार्ट कहाँ से करें? देखिए वो स्टार्ट ये करें कि देखिए मैं तो सरकार के लिए ये ओनस डालना चाहता हूँ कि आप जीएसटी सर्टिफिकेट इशू करते हो, या कंपनी का उद्यम इशू करते हो, या कंपनी का वो करते हो, रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट देते हो, इनकॉर्पोरेशन का देते हो, उससे पहले आपको एक टेस्ट लेना चाहिए व्यापारी का। अच्छा कि उसको जीएसटी की मोडालिटीज आती हैं कि नहीं, टीडीएस की मोडालिटीज आती हैं भाई, वो पूरा इतनी बड़ी कंपनी मैनेज करने वाला है, इतना तो हक बनता है भाई, टेस्ट तो करे उतना, टेस्ट होना चाहिए तब जीएसटी सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी बहाने पढ़ लेगा क्योंकि क्या है, जब तक कंपल्शन नहीं अपने आप ही लोग कुछ काम करते नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन है नहीं सब चीजों का। बट अगर आप एक अच्छा व्यापारी बनना चाहते हो तो फाइनेंस का कोई भी कोर्स कर लो आप। फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस बहुत सारे लोग अपना एक कोर्स चलाते हैं, अच्छा। इंडिविजुअल लेवल पे चलाते हैं, इंस्टीट्यूशन लेवल्स पे चलाते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं आपको कि क्या क्या आपको फाइनेंस में देखना चाहिए। और फाइनेंस मैंने बता दिया अकाउंटिंग से अलग है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस इज बेसिक मैथमेटिक्स, 2 डिवाइडेड बाय 4 इज 0.5, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। बस कॉन्टेक्चुअलाइजेशन चाहिए आपको कंटेंट इसके रेशियोज की, तो आपको मोटा मोटी कंट्रोल आ जाता है बिजनेस का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़ के भी सीख सकते हैं। और आजकल तो यूट्यूब जिंदाबाद है, इतना सब अंदर मटेरियल आपको मिल जाएगा, इतना सब मटेरियल मिल जाएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा आपको क्या क्या करना है। देखो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। एब्सोल्युटली भाई आप स्वर्ग जाना है तो मरना तो पड़ेगा। एक आपने स्टार्टिंग में बात कही थी कि अपने कॉम्पिटिटर्स से बेंचमार्किंग करने के लिए कि जी, उनको देखकर जी, very आपके important, रेशियोज क्या very है, बट मुझे कॉम्पिटिटर का ये डेटा या इनसाइट कहाँ से मिलेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरली मोस्ट ऑफ आवर बिजनेस लाइंस आर लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट। कोई ना कोई एक कंपनी रिप्रेजेंटेटिव होती है उसके। अगर आप एक टेक्नोलॉजी कंपनी रन करते हैं तो इन्फोसिस है, टीसीएस है, बहुत सारी मिड साइज कंपनीज हैं, L&T इन्फोटेक है, और भी छोटी कंपनीज हैं जो लिस्टेड है, तो आप उनको चेक कर सकते हो, उनसे अपने आप को कंपेयर कर सकते हो। जैसे मेरे को आज भी याद है कि एक बार एक कंपनी ने बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स रिपोर्ट किए, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, ठीक नहीं था। तो एक एनालिस्ट ने, पता है उसको कैसे पकड़ा, उसने कहा कि बॉस तुम आईटी कंपनी थी, ठीक है, तुम्हारा पर एम्प्लॉय जो रेवेन्यू है, मतलब उसने क्या किया, रेवेन्यू को नंबर ऑफ एम्प्लॉय से डिवाइड कर दिया, ठीक है, वो समझो है 1 करोड़ रुपए फॉर एग्जाम्पल, कि भाई रेवेन्यू पकड़ा, एम्प्लॉय से डिवाइड कर दिया तो 1 करोड़ आ रहा है। और ये रही इन्फोसिस, देश की सबसे अच्छी कंपनी, मोस्ट एफिशिएंट कंपनी, और इसका नंबर 50 लाख है। तुम ऐसा क्या कर रहे हो भाई कि तुम तो 1 करोड़ कर रहे हो, ये बेचारा इतना बड़ा सिस्टम लेके भी 50 लाख नहीं कर पा रहा। तो रेड फ्लैग आ जाता है, इंटरेस्टिंग, दया कुछ तो गड़बड़ है होता ना उसमें। तो ये दया कुछ तो गड़बड़ कब पता चलेगा, जब आप कंपेयर करोगे। आज एक ब्लड रिपोर्ट आप कराते हो अपनी अंकित जी, तो वो बताता है ना कि शुगर का रेंज ये होना चाहिए, हेमोग्लोबिन का रेंज ये होना चाहिए, विटामिन डी का रेंज ये होना चाहिए, B12 का रेंज ये होना चाहिए। जहाँ वो रेंज में नहीं होता उसको रेड कर देता है। तो यही ब्लड रिपोर्ट है आपका भी, ये ब्लड रिपोर्ट ही है बिजनेस की।
आपको मल्टीपल रेशियोज पे अपने आप को इवेलुएट करना है और किसी से तो कंपेयर करना पड़ेगा ना कि मैं पता तो चले कि ये राइट भी चल रहा हूँ डायरेक्शन में कि नहीं चल रहा हूँ। Yep. तो वो किसी से अपने इंडस्ट्री के पीयर से कंपेयर करना है। ज़्यादातर कंपनीज लिस्टेड हैं, हर सेक्टर की कंपनीज लिस्टेड है, तो आप उनसे कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ठेकेदार है तो वो बेसिक रेशियोज अपने लार्सन एंड टुब्रो से भी एक बार कंपेयर करें ना कि जायंट क्या कर रहा है, ये बिग बॉयज क्या कर रहे हैं, नहीं तो छोटे 500-600 करोड़ के कॉन्ट्रैक्टर से भी कर ले। तो ऐसा नहीं है कि आप ढूंढने जाओगे सब मिल जाएगा यहाँ, पर ढूंढने की मंशा रखो। और आजकल इतनी प्यारी प्यारी वेबसाइट, एक screener.in करके वेबसाइट है, इतने बढ़िया से वो रेशियोज दे देता है सारे अपने निकाल के। अच्छा, आप सिलेक्ट कर सकते हो आपके कंपनी का रेशियो क्या होगा तो वो कंपनी हाईलाइट हो। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आज आप यूज़ कर सकते हो, टूल्स हैं बहुत यूज़ कर सकते हो और सक्षम बना सकते हो आपने। देखो, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस विल लीड यू टू बेटर रिजल्ट्स। अगर आप बेसुध होकर काम करोगे, आपको पता ही नहीं आपका बजट क्या चल रहा है, आपको पता ही नहीं आपकी कंपनी में क्या हो रहा है, कंप्लायंसेस ठीक से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप ही की गलती है बॉस, किसी और की गलती नहीं है। एब्सोल्युटली। आई थिंक ये जो पब्लिक कंपनीज इनके बियॉन्ड जस्ट रेशियोज, इनकी रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छी होती हैं। इनकी पूरी रिपोर्ट्स भी बिजनेस ओनर्स को पढ़नी चाहिए। इनका एक मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस करके एक सेगमेंट होता है, हाँ, MD&A कहते हैं उसे। अगर किसी आदमी को MBA करनी है उस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो टॉप कंपनीज का MD&A पढ़ लो आप। ऐसी ऐसी बातें वो बताते हैं उसमें, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स देते हैं। अच्छा, जिस तरीके से उनकी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं वो अपने आप में एक अलग, मतलब अलग। मैं अपनी YouTube वीडियोस पे, जैसे मैंने पीछे जोमेटो की एनालिसिस करी, अच्छा, तो मैंने कोई अपना कंटेंट नहीं बनाया, मैंने जोमेटो की ही क्वार्टर की PPT पकड़ी और उसी को मैंने समझाया। बहुत अच्छे वीडियोस के व्यू मिले, लोगों को पसंद आए। रिलायंस ने जब 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट किया तो मैंने उन्हीं की PPT से समझाया। तो मेरे को कोई नया कंटेंट नहीं बना, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छे से दिया हुआ है सारा डेटा कि आप आराम से उससे सीख सकते हो। अमेजिंग, मंशा होनी चाहिए। अमेजिंग। संजय जी, बहुत मज़ेदार लगा मुझे आज का डिस्कशन। मुझे लगता है ये बहुत अधूरा सा ही अभी मैं फील कर रहा हूँ। मुझे बहुत सारे सवाल पूछने हैं, बट टाइम थोड़ा सा लिमिट कर लेंगे, पार्ट 2 करेंगे। बट बिफोर यू गो, मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ठीक है सर। देखिए, आप खुद एक व्यापारी हैं और खासकर आप एक फील्ड में हैं, एक सेगमेंट में हैं जहाँ जो नब्ज होती है कंपनी की, वजह सेल्स, खासकर सेल्स में आप। तो एक व्यापारी, मैंने नोटिस किया कि काफ़ी लोग होते हैं जो ओनर्स जो होते हैं ना, वो एक कॉम्प्लेक्स में जीते हैं कि भाई मेरा कंट्रोल रहना चाहिए कंपनी पे। तो वो क्या करेंगे कि उनको जो एम्प्लॉय है वो फ़ोन कर रहा है, सर मैं 2 रुपये का डिस्काउंट दे दूँ क्या, 10 रुपये का डिस्काउंट दे दूँ क्या, ये टर्म्स दे दूँगा, वो टर्म्स दे दूँगा। आपको क्या लगता है कि क्या ये स्केलेबल है, और अगर ये स्केलेबल नहीं है तो क्या वैसे ऐसे व्यापारी को करना क्या चाहिए ताकि वो सेल्स को स्केल कर सके? देखिए, आपके जर्नी से जैसे मैं इंस्पायर होकर एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम बना दोगे कि आप जो करना है करो, वो भी गलत होगा जी। लेकिन अगर आप बहुत कंट्रोल करोगे तो वो भी गलत होगा। मैं इसके लिए एक वर्ड यूज़ करता हूँ अपने बिजनेस में, ब्लॉकिंग वर्सेस लॉगिंग। और मैं कहता हूं ज्यादातर बिजनेस के प्रोसेसेस लॉगिंग होने चाहिए, ब्लॉकिंग नहीं होने चाहिए। लॉगिंग इज आपको सब चीजों का लॉग मिल रहा है या आपको डिटेल्स मिल रहा है जिसको आप बाद में एनालाइज कर सकते हो। जैसे डिस्काउंट के ही अगर चीजें हैं, हमारी कंपनी में प्रोसेस है, हर सेल्स का बंदा कितनी डिस्काउंट दे रहा है ये हमारे पास पूरा कलेक्टेड है। अच्छा, और हम मंथ के एंड पे ये एनालिसिस कर सकते हैं किसने कितना डिस्काउंट दिया, तो उससे उसकी एफिशिएंसी भी पता चल जाती है। एफिशिएंसी पता चलती है, हैबिट्स पता चलते हैं और दूसरी चीजें। लेकिन यहां पर मोर इंपॉर्टेंट ये एक प्रोसेस नहीं है, ये जनरल हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जहां हम कहते हैं आप डेटा लॉक करो और आप मंथ के एंड पे एनालाइज करो, आप समझो कि आपके गैप्स कहां पर है, आपके अप्स एंड डाउन्स कहां पर है, लेकिन आप ब्लॉकिंग मत करो, क्योंकि आप ब्लॉकिंग बना दोगे तो आप स्केल नहीं कर पाओगे। आप एक बंदे के डिस्काउंट्स तो हैंडल कर लोगे, जैसे ही आपकी टीम में 5 बंदे 10 सेल्स में बंदे होंगे आप नहीं कर पाओगे। और अगर आपको स्केलिंग करना है तो आपको यह बात मानना पड़ेगा कि आप एब्सोल्यूट 100% ट्रस्ट पे भी नहीं जा रहे हो, बट आप 0 ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। आपको एक मिडिल पाथ लेना है जहां पर आप मेकर चेकर भी है, बट कई प्रोसेस में आप शायद चेकर को पहले रखोगे, कई प्रोसेस में आप कहोगे मंथ के एंड पे चेक कर लूंगा, बट एट द एंड आपको वो एनालिसिस तो करनी ही चाहिए यहां पर। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज को रोको मत, चलने दो, महीने के एंड में ऐसा होगा सिचुएशन की 100 में से 3-4 गलतियां निकलेंगी, उसको आप प्रोसेस बेस्ड इंप्रूवमेंट अगले बार कर दो। देखिए, काफी लोग क्या होता है कि मैंने नोटिस किया कि जब डेटा आता है तो ओवरवेल्म हो जाते हैं कि कस्टमर नाराज हो रहा है, 10,000 कंप्लेंट्स आ गई, 5,000 कंप्लेंट्स आ गई, सर मैं क्या करूं, मैं कैसे सॉल्व करूं 5,000 कंप्लेंट्स को, बहुत टेंशन में आ जाते हैं, टीम्स बढ़ा लेते हैं, मैन पावर 3-4 टाइम्स कर देते हैं।
तो क्या ये एक्चुअली 5,000 प्रॉब्लम्स होती हैं? मतलब ये क्या फीलिंग होती है ऐसी कि भाई अचानक लोग डर जाते हैं कि इतना बड़ा नंबर आ गया, और अगर यही प्रॉब्लम है तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हजारों लाखों जिनके कस्टमर्स हैं वो कैसे इस प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं? तो देखिए क्या होता है ना, आपके पास 5,000 प्रॉब्लम्स आए, बट आपको ना यहाँ पर सारे प्रॉब्लम्स को एक लिस्ट में नहीं देखना चाहिए. Okay. आपको बकेट करना चाहिए वहाँ पर प्रॉब्लम्स को. आपको ये देखना चाहिए कि इनकी कैटेगरीज कौन सी है. और ये भी तब है अगर आप लॉगिंग कर रहे हो वहाँ पर, आपने टूल्स यूज़ किए हैं, आपने सिस्टम्स बनाए, आपने इसके लिए कई तरह के आपकी कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, जहाँ पर आप इनको लॉग करते रहते हो. और एट द एंड ऑफ द मंथ या मतलब एंड ऑफ द वीक भी आप देखते हो कि ये किस तरह की कंप्लेंट्स आ रही थी हमारे पास में, और फिर आप बकेट्स में सॉल्व करते हो. आप पहले वो टॉप प्रॉब्लम को देखते हो कि यार मेरे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आई, अच्छा अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अब नेक्स्ट कहाँ आई, अब इसको सॉल्व करता हूँ. एक चीज जो इंपॉर्टेंट है ना बिजनेस में, कि आप हर समय ऑपरेशनली फायर फाइटिंग मत करते रहो. हर डिसीजन को आप इमीडिएटली मत सॉल्व करो. वेट करो, कलेक्ट करो, एनालाइज करो, फिर सॉल्व करो उसको. गॉट इट. ये इंपॉर्टेंट होता है. इसके लिए कई बार आपको प्रोसेस भी जरूरत होती है और कई बार आपको टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की भी जरूरत होती है. तो बेसिकली प्रॉब्लम 5,000 नहीं है, प्रॉब्लम वही 10, 20, 30 होंगी. हाँ. पर वो ओवरवेलम इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तो टीम्स को लगता है कि यार ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम सेट हमारे सामने आ गया है. ग्रेट ग्रेट. तो ये बहुत अच्छा इंसाइट है कि यू बकेट इट, एंड देन वो बकेट्स के आप सोल्यूशंस निकालो और उसको ये. अब छोटा व्यापारी है, हाँ, खर्चा ज्यादा नहीं कर सकता, हाँ, और उसके बाद फिर भी टेक्नोलॉजी लगानी है, तो क्या करें? देखिए टेक्नोलॉजी जितनी सस्ती हो गई है या हो रही है, मुझे लगता है एक छोटे व्यापारी के लिए भी ये बहुत बड़ा वो नहीं है. आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी थोड़ा कॉस्ट तो हो सकता है, लेकिन आपका कॉस्ट सेव करेगा. मैं एक बात हर बिजनेस ओनर को समझाता हूँ, कहता हूँ कि एट द एंड कोई भी सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी का एक ही काम है, आपका टाइम सेव करना. तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी को इस तरह से देखो कि आपका कितना समय बचा सकता है और उस समय की कीमत क्या है. आपने जिस दिन अपने समय की कीमत पहचान ली, आप उसके लिए सॉफ्टवेयर और टूल पे जाओगे. आज मार्केट में इतने इजी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, इतने इजी टूल्स अवेलेबल है. आप बाकी चीज भूल जाए तो सिंपल सा एक फ्री एक्सेल भी है. आपको वो एक्सेल सीखना है, उन्हीं चीज़ों को वहाँ पर डालना है और एनालाइज करना है. लेकिन आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी यहाँ पर समझना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बनी ही हमारे टाइम बचाने के लिए. अगर हम कंप्लीटली डिस्कार्ड करेंगे तो हम अपना समय नहीं बचाएंगे. आज की जो जर्नी है, आज की जो ये टेक्नोलॉजी जो एरा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइम हो गया. और आप नहीं बचाओ तो आपके कॉम्पिटिटर बचा रहे हैं, और वो आपको फिनिश कर देंगे. वो आपको फिनिश कर देंगे. गॉट इट. अच्छा, आपने इतने सालों से स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के साथ डील किया है. टॉप 3 प्रॉब्लम्स विच यू थिंक दे फेस. मैं तो चलो एज अ कंसल्टेंट बता रहा हूँ, बट आपने एक एज एन एंटरप्राइज उनको सॉल्व मतलब किया, देखा है, यू हैव बीन विद देम, सो मेनी ऑफ देम. टॉप 3 प्रॉब्लम्स विच दे फेस. हाँ, देखिए मुझे लगता है एक टिपिकली इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ वो फेस करते हैं या सॉल्व नहीं करते हैं, वो है कस्टमर एक्सपीरियंस. मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लगती है. इसीलिए आप देखना, आज जो ये फॉरेन की कंपनीज इंडिया में आती है, एक बहुत चीज़ में लीड करती है, वो है पूरा कस्टमर एक्सपीरियंस. हर आप ब्रांड उठा लो, उनका कस्टमर एक्सपीरियंस इंडिया के प्रोडक्ट से, इंडिया के सर्विसेज से बहुत बेटर. इससे मैं रिलेट कर रहा हूँ. मैं अमेरिकन एक्सप्रेस का यूज़र हूँ पिछले 14 साल से. हाँ. और जब उनका फ़ोन आता है ना अंकित जी, कोई भी काम के लिए, हाँ. तो मेरी भरी हुई मीटिंग से मैं उठ के चला जाता हूँ उनसे बात करने के लिए. बट माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन सो ब्यूटीफुल विद अमेरिकन एक्सप्रेस फॉर सो वेरी लॉन्ग टाइम. दे एक्नॉलेज यू, दे गिव यू ग्रेटिट्यूड, दे स्पीक सो पोलाइटली. अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस वो देते हैं, और आप कॉन्वर्सेशन बिल्ड करते हैं आपके साथ, आपको ह्यूमन टच देते हैं. एब्सोल्युटली. और इसीलिए जो ये फॉरेन कंपनीज जब इंडिया में आ रही है, बहुत तेजी से कस्टमर यहाँ के एक्वायर कर रही है. हम अभी भी एक बात को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि मतलब हमें हर जगह पे इंडिविजुअली कस्टमर से बात करना है या वो करना. आपको बात करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोसेस बनाने की जरूरत है. आपका एक सपोर्ट स्टाफ भी उतने अच्छे से वो कस्टमर एक्सपीरियंस दे सके जो आज आपने अमेरिकन एक्सप्रेस की बात की, वहां पर वैसा किया. और इसके लिए आपको बहुत छोटे छोटे टूल्स और प्रोसेसेस की जरूरत है. ये कस्टमर एक्सपीरियंस बनाने की जो जर्नी है, मुझे सबसे बड़ा गैप लगता है. बहुत. और मैं कहता हूं इसके बहुत टूल्स अवेलेबल है, बहुत सिस्टम्स अवेलेबल है, बहुत नॉलेज अवेलेबल है, लेकिन आपको इंप्लीमेंट तो अपने करना पड़ेगा. मरना तो आपको पड़ेगा स्वर्ग जाने के लिए. दूसरा प्रॉब्लम मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का डर. हाँ, मैं एक और चीज़ जो यहाँ पर देखता हूँ, जो फॉरेन कंपनीज जितनी इंडिया में आ रही है, इनका सबसे बड़ा लेवरेज है टेक्नोलॉजी का यूज़. लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी आज इंडिया में बन रही है, इंडियन कंपनीज ही बना रही है, और हम यहाँ पर उस चीज़ को उतने वाइडली स्केल नहीं यूज़ नहीं कर पा रहे.
इसका एक बड़ा रीजन है, आज भी हम इंडिया में सोचते हैं सॉफ्टवेयर तो फ्री में ही हो, या सॉफ्टवेयर के पैसे क्यों दूं, या इस चीजों में होते हैं। मैं वापस इस चीज को कह रहा हूं कि सॉफ्टवेयर आपका समय बचाने के लिए, अगर आपको आज बड़े बड़े जायंट से कंपीट करना है तो आपको वो सॉफ्टवेयर लाके अपने धंधे को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, और हर सॉफ्टवेयर आपके धंधे को एफिशिएंट बना सकता है। आपको ये समझना है एट द एंड कि कितनी एफिशिएंसी आप ड्राइव कर सकते हो और कितना वहां पर बचा रहे हो। समय की कीमत का जो वो रोटी, हाँ, वो रोटी जो है ना, वो आज भी इंडिया में वीक है। हाँ, वो बहुत वीक है। ये मैं भी फेस करता हूँ, कंसल्टेंट्स में भी लोगों को लगता है यार कि सलाह के तो पैसे देने नहीं चाहिए। हाँ सलाह के थोड़ी को पैसे होते हैं। टाइम के भी वो बोलते हैं आपको घंटे के हिसाब से पैसे देने की बात, जबकि ये नहीं देख रहे कि आपने कितना बड़ा नॉलेज दिया। वो सोच रहा है घंटे में देखूं मैं। मैं ना अभी एक बहुत अच्छा ट्वीट पढ़ा किसी का, आई थिंक गौरव मुंजाल का था, अन अकेडमी के जो फाउंडर है। तो वो लिख रहे थे अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, आई एम श्योर उनको भी पीछे बहुत परेशानियां हुई हैं। तो उन्होंने लिखा कि देखो, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो एज एन यंग एंटरप्रेन्योर, एक चीज याद रखना कि आप खुद सॉल्व करने की मत कोशिश करो, क्योंकि वो प्रॉब्लम कोई ना कोई पहले सॉल्व कर चुका है। तो टेक मेंटरशिप फ्रॉम दैट पर्सन, क्योंकि आपको वो फटाक से सॉल्व कर देगा, राइट सोल्यूशन दे देगा, आपका टाइम बचा देगा और आपकी स्पीड लेके आ जाएगा। तो आई थिंक ये एक बहुत आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट टच किया, जो कि भाई लोग इस चीज के लिए पैसा देने को ही तैयार नहीं है। हाँ, और मतलब तीसरा पॉइंट यही समय की कीमत वाला, तो मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट जो स्मॉल बिजनेसेस के लिए है कि अपने समय की कीमत रियलाइज करो। आप जो चीज डेलीगेट कर सकते हो, जो चीज ऑटोमेट कर सकते हो, जो प्रोसेस के थ्रू किल कर सकते हो, करो। क्योंकि समय सबसे पावरफुल है आज के टाइम। बिल्कुल, आज के टाइम में रोटी से वो समय नहीं आएगा वापस से, आपका इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगा, समय नहीं आएगा। समय नहीं आता। आपने अगर समय की वैल्यू समझ ली, आपने ये प्रोसेस सिस्टम्स बना लिया और अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटाइज कर लिया। इंडियन बिजनेसेस ऑलरेडी कंपीट कर रहे हैं ग्लोबल बिजनेस में, मुझे लगता है स्मॉल बिजनेस बहुत इजीली कंपीट कर सकते हैं। श्योर। तो ये 3 आपने पॉइंट्स बताया, आई थिंक दे आर वेरी वेरी रेलेवेंट पॉइंट्स। थैंक यू सो मच। मैं तो ऐसे ही रैंडमली आपसे, क्योंकि मेरी भी इंक्विजिटिवनेस है कि आप इतने ज्यादा बिजनेसेस से मिलते हैं, तो मैं भी कुछ सीखूं आपसे कि क्या क्या पॉइंट्स उनके रहे हैं। एंड आई थिंक आई लव्ड योर पॉइंट ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस। मुझे लगता है राइट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ टाइम्स छोटे बिजनेसेस का इस पे बिल्कुल फोकस नहीं रहा है। अगर हम किराने के स्टोर को भी देखते हैं, तो वो वहां खुद बैठ के मोबाइल पे रील देख रहा होगा, और आपका कोई लड़का आके हाँ क्या चाहिए आपको, तो वहां आई थिंक वहां से कल्चरली हम डिफेक्ट हो चुके हैं कि हम कस्टमर को, कुछ स्टोर्स हैं, आप अगर मेगा स्टोर्स में जाएंगे तो कितने प्यार से आपको ट्रीट करते हैं, चाहे वो चीजें महंगी दे फिर भी आप उधर जाते हैं। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम कुछ अच्छे टेक जायंट्स ने सॉल्व की, जैसे स्विगी था, जोमेटो था, उन्होंने सर्विस पे बहुत फोकस किया, और आज आई थिंक दे हैव वन द गेम बिकॉज ऑफ दैट। एब्सोल्युटली। सो दिस इज लवली। आई थिंक वन टेक अवे विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग सारे व्यापारी दोस्तों के लिए, कि कस्टमर एक्सपीरियंस पे बहुत फोकस करो, एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। यप एब्सोल्युटली। बट संजय जी, बहुत अमेजिंग लगा आज का हमारा डिस्कशन। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैं इसका पार्ट 2 जरूर आने वाला है, मैं पहले ही गेस्ट को बता देता हूँ, क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा। और मुझे लगता है ये फिनेंस इतना बड़ा टॉपिक, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लड है किसी भी बिजनेस का फिनेंस, जी, है ना। और वो ब्लड के रिफाइनमेंट को समझना, ब्लड की रिपोर्ट को समझना, वो उतना ही जरूरी है। इसके लिए हमें और डिस्कशन अभी जरूरत होगी। बट बहुत बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि आपके अपनी लर्निंग्स जो इतने सारे बिजनेसेस से है, ये हमने बहुत थोड़ा सा ही आज टच किया। बट ये मैं बीइंग इंजीनियर जिसने फिनेंस को बहुत लेट समझा, मुझे लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि जो बहुत अर्ली हो। और शायद जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी अगर पुश कर दे कि ये मैंडेटरी, ये मुझे लगता है होना चाहिए, क्योंकि मैं शायद तभी सीखता। मैं एक्चुअली इफ आई एवर गेट अ चांस टू स्पीक टू एनी सच अथॉरिटी, आई वांट टू राइट अ पेपर टू देम कि भाई ये आप करा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी बहाने कोई छोटी सी भी चीज वो पढ़ लेगा तो उसका बहुत उद्धार हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा ही विल बिकम अ रॉकस्टार फाइनेंस CFO बन जाएगा या कुछ बन जाएगा, बट एटलीस्ट 2-3 बेसिक चीजें भी आ जाएंगी, तो आज जितनी गलतियां कर रहे हैं उससे कम गलतियां करें। I think this is where I'll conclude my session with you. Amazing. Thanks for all your time. Thank you, Ankit ji. Thank you so much.